सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। तो एंशियंट हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग अभी अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखें। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा कंटेंट कैसा है। हमने जो पढ़ाया है वो आपके लिए यूज़फुल है भी या नहीं, वो आपको इस कंटेंट में देखने से समझ में आ जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री में मुख्य रूप से 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं: मौर्य वंश, गुप्त वंश और दक्षिण भारत का इतिहास। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। बाकी जो वंश आपके जो बचते हैं जैसे शक वंश, शुंग वंश। शक वंश में आपको कुछ कुछ पढ़ने हैं, रुद्रदामन, कुषाण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आपको जैसे शुंग वंश हो गया, आंध्र सातवाहन वंश हो गया, इसके केवल संस्थापक, अंतिम जो इसके शासक हैं और इनके जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो उनके बारे में पढ़ना है। और क्या इंपॉर्टेंट सिक्का कौन सा चला, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ने हैं। लेकिन मौर्य प्रशासन को, गुप्त काल को और दक्षिण भारत का इतिहास आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरे डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद आपको पाल वंश, प्रतिहार वंश, जो कन्नौज के लिए लड़ाई होती है, त्रिपक्षीय युद्ध, गुर्जर प्रतिहार, वो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। बस इतना ही टॉपिक आपका बचा हुआ है एंशिएंट में, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 टॉपिक आपको नहीं भूलना है: मौर्य, गुप्त और दक्षिण भारत का इतिहास। तो आज का जो वीडियो है वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल का इतिहास, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। जब आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग खुद कमेंट करेंगे कि हाँ ये वीडियो बहुत डिटेल में है, इतने डिटेल में अभी तक किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया। आपको अच्छा लगेगा, जरूर मेरा वीडियो देखिए। और ये चैप्टर आपका मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य समझने के लिए आपको थोड़ा सा सिकंदर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सबसे पहले मौर्य के बारे में बैकग्राउंड देखेंगे, कहाँ से मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होता है, हिस्ट्री क्या है। थोड़ा सा मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे चाणक्य, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई किन से होती है, तो सेल्यूकस निकेटर से होती है, उनके बारे में जानेंगे। मेगास्थनीज के बारे में जानेंगे। फिर धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का जो पहला शासक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका शासनकाल है 322 बीसी से लेकर 298 बीसी। बीसी का मतलब ईसवी पूर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता मौर्य वंश को कहा जाता है। मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर काफी मतभेद है कि मौर्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है। बहुत लोग चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानते हैं, बहुत लोग इसे क्षत्रिय मानते हैं। तो यही तो है उत्पत्ति। मौर्य वंश का जो पहला शासक होगा वही कहलाएगा कि मौर्य क्या थे, शूद्र थे कि क्षत्रिय थे। तो यहाँ पर समझिएगा, अलग अलग ग्रंथ इसको अलग अलग मानते हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य की बात करें, पुराण का, तो पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, यानी कि मौर्यों की जो उत्पत्ति है वो शूद्र से उत्पत्ति बताई गई है। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता है वो है विशाखदत्त, और विशाखदत्त ने भी यही माना है कि मौर्यों की उत्पत्ति जो है वो शूद्र से हुई है। विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण, इस विष्णु पुराण में भी मौर्यों की उत्पत्ति को शूद्र से उत्पत्ति बताया गया है। फिर बृहत कथा मंजरी के लेखक है क्षेमेंद्र, इन्होंने भी माना है कि शूद्र उत्पत्ति है आपका मौर्यों की, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शूद्र थे। कथा सरित सागर जो कि सोमदेव की रचना है, कथा सरित सागर में भी ये मौर्यों की उत्पत्ति को शूद्र बताया गया। यानी कि ये टोटल 5 चीज, पहला तो पुराण जिसमें विष्णु पुराण हो गया, पुराण बोलिए या विष्णु पुराण बोलिए, वो शूद्र बताता है। फिर मुद्रा राक्षस में भी शूद्र बताया गया है, बृहत कथा मंजरी में भी शूद्र बताया गया है, और कथा सरित सागर में भी शूद्र बताया गया है। आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, मुद्रा राक्षस से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन बताया है, तो वो मुद्रा राक्षस बताया है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस बोलता है कि धनानंद जो नंद वंश का अंतिम राजा था वो शूद्र था, और धनानंद की पत्नी थी मूरा, इसी मूरा से पैदा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इस फैक्ट को बहुत लोग नहीं मानते, इस फैक्ट का समर्थन नहीं करते। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने ही बाप का खून क्यों करेगा, है ना। तो इसको खंडित करते हैं बहुत लोग। लेकिन
कौन चीज क्या कहता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। मुद्रा राक्षस बोलता है कि धनानंद शूद्र था, इसकी पत्नी मूरा से ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, इसलिए ये भी शूद्र है। यानी कि धनानंद जो कि नंद वंश का राजा था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र भी कहा जाता है, और इसे वृषल और कुलहीन भी बताया गया है मुद्रा राक्षस में। यानी कि मुद्रा राक्षस कहता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शूद्र है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध और जैन स्रोत जो हैं वो बहुत प्रामाणिक माने जाते हैं। ये माने जाते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। और ये जैसे बौद्ध स्रोत में कौन है, दिव्यवदान, और जैन स्रोत में कौन है, हेमचंद्र की एक रचना है परिशिष्ट पर्वन। तो ये दोनों बुक आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा दिव्यवदान किसकी पुस्तक है, तो बौद्ध स्रोत है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और परिशिष्ट पर्वन जो है वो जैन धर्म की पुस्तक है। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखी है, तो हेमचंद्र ने लिखी है। और दिव्यवदान की बात करें तो ये बौद्ध स्रोत है। इसमें कहा जाता है कि बिंदुसार और अशोक जो है वो क्षत्रिय है। तो बिंदुसार और अशोक के बारे में बोला है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ नहीं बोला। तो देखिए यहां पर भी एक डाउट आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे। ठीक है, बिंदुसार अशोक क्षत्रिय कहा, लेकिन क्षत्रिय के पिता तो क्षत्रिय ही ना होंगे। तो यही मानते हुए बौद्ध स्रोत जो है ये मौर्यों की उत्पत्ति को ये मानते हैं कि वो क्षत्रिय थे। और जैन स्रोत जो है परिशिष्ट पर्वन, ये भी क्षत्रिय मानते हैं। और सबसे ज्यादा मानने वाला मत यही है परिशिष्ट पर्वन कि बौद्ध जो है वो मौर्य जो है वो क्षत्रिय थे। परिशिष्ट पर्वन एक बात और बोलता है कि मौर्यों का जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो मोर था। मौर्य से हो गया मोर। मौर्य का मतलब क्या होता है, मोर पालने वाला। जो मोर को पालेगा वही मौर्य कहलाएगा। आगे बात करते हैं। ऐसा कौन पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि मौर्यों का राष्ट्रीय चिन्ह मोर है। ये बताया ग्रुनवेडेल। ग्रुनवेडेल ने बताया कि मौर्यों का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, वो मोर है। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हम लोग को किस किस स्रोतों से मिलती है। तो पहला तो स्रोत है चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। क्वेश्चन पूछता है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है। बहुत लोग सोचता है इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं तो वो अर्थशास्त्र की ही पुस्तक होगी, लेकिन नहीं, ये है राजतंत्र की पुस्तक। राजतंत्र की पुस्तक है। आगे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, इसमें भी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी है। ये थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पूरे बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस बुक है, ये लिखी है विशाख दत्त ने। तो मुद्रा राक्षस में भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। कुछ अशोक के अभिलेख में हम लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। कुछ बौद्ध धर्म में मिलेगी, कुछ जैन धर्म में मिलेगी, कुछ पुराण में मिलेगी। और एक जस्टिन प्लूटार्क एरियन, इसने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियां दी है। तो आप लोग जब बीपीएससी मेंस का जब क्वेश्चन आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो इस प्रकार एरो देकर इसका आंसर राइटिंग आप लोग कर सकते हैं। आगे बात करें सामाजिक स्थिति, थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, देखिए 323 ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी, 323 ईस्वी पूर्व में क्या था, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सिकंदर की मृत्यु कैसे होती है। सिकंदर की जो मृत्यु होती है तो सिकंदर के बहुत सारे सेनापति होते हैं। हमने सेनापति का नाम भी आपको बताया था, कुछ सेनापति का नाम। तो उन सेनापतियों में युद्ध होने लगता है कि सिकंदर मरा तो उसका साम्राज्य कौन हड़पेगा, कौन लेगा। तो राज्य के बंटवारे के लिए सिकंदर के सेनापतियों के बीच हो जाती है लड़ाई। ठीक है, लेकिन सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जो थे और एक दो, वो बहुत ही समझदार थे। उन्होंने क्या कहा कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, एक संधि कर लेते हैं, ट्रीटी। और इन्होंने किया बेबीलोन की संधि और ट्रिपैरिडिस की संधि, ट्रिपैरिडिस की संधि जो कि 321 बीसी में होती है। इन दोनों संधि में इन्होंने राज्यों का बंटवारा अच्छे से कर लिया। ठीक है, और राज्यों का बंटवारा किया और इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं सिकंदर मरा। सिकंदर से कैसे रिलेट करेंगे, सिकंदर का एक राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, ये आता है भारत में। भारत में हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो हारने के बाद अपना दूत मेगास्थनीज को भारत में ही छोड़ देता है। तो इसलिए सिकंदर के बारे में पढ़े क्योंकि उसका दूत भारत आता है। आगे बढ़ते हैं। मगध की स्थिति क्या थी उस समय, तो जिस समय सिकंदर आया था उस समय मगध पर शासन था धनानंद का। ठीक है,
और ये धनानंद जनता पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था, बहुत कर रोपण करता था, जनता का शोषण करता था। जनता टैक्स नहीं देना चाहती थी तो भी वो जबरदस्ती जनता से टैक्स वसूलता था। इसके घोर अत्याचार से जनता क्या थी, त्रस्त थी। तब आता है एक चाणक्य नाम का व्यक्ति, चाणक्य, जिसे हम लोग, जिसके बहुत सारे नाम हैं, देखिए कौटिल्य है, अंशुल है, विष्णुगुप्त है, ठीक है, अंशु है, अंगुल है, वात्स्यायन है, कात्यायन है। ये सारे नाम चाणक्य के हैं, ठीक है। चाणक्य के पिता का नाम है महर्षि चनक, महर्षि चनक। इनके बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। और पुराण में चाणक्य को क्या बोला जाता है, द्विजर्षम। द्विजर्षम का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो कि सबसे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो, वो चाणक्य को कहा जाता है। देखिए, इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा कि चाणक्य की पुस्तक और मैकियावेली की पुस्तक दोनों में कंपटीशन होता है, तो चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र और मैकियावेली की पुस्तक थी प्रिंस। तो एक क्वेश्चन पूछा था, चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के किस पुस्तक से की जाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंस। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ठीक है। प्रिंस का मतलब राजा मत समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं। पुस्तक, चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ये राजनीति और प्रशासन की पुस्तक है, यानी कि एक राजतंत्र की पुस्तक है। गलती से भी इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं मारना है। ये जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, इसमें 15 अधिकरण है या खंड, अधिकरण या खंड जो बोलिए। इसमें 180 प्रकरण है, 6000 श्लोक है। ये अर्थशास्त्र की पुस्तक हो गई। और चाणक्य की पुस्तक में चाणक्य ने एक सप्तांग सिद्धांत भी दिया था। और चाणक्य की बात करें तो ये तक्षशिला के आचार्य थे, जो तक्षशिला थी नॉर्थ वेस्ट में हमारे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो कि पूरे विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। उसका चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। यानी कि जब मौर्य वंश बना उस समय मौर्य वंश का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था, ठीक है। आजकल हम लोग पढ़ते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति ये क्या है, देखिए चाणक्य ने जितनी भी नीतियां बनाई वो मैक्सिमम नीतियां क्या हुई, सफल हुई। और एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि चाणक्य की जो नीति होती है वो काफी सक्सेसफुल होती है। एक अच्छे लाइफ को, बैलेंस्ड लाइफ को बनाने के लिए इसकी नीतियां काफी अच्छी होती है। अगर आप चाणक्य नीति का प्रयोग करते हैं, इसे थोड़ा सा कनिंग मेथड भी कहा जाता है, कि चतुर चालाक वाला मेथड। आप किसी पे छल भी कर सकते हैं इस मेथड से, लेकिन ये खुद को बचाने के लिए और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ये नीतियां काफी प्रभावी मानी जाती है। तो चाणक्य के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। इसके अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा जानकारी हम लोग को मिला था कि अर्थशास्त्र पुस्तक में क्या क्या है, अब और देख लेते हैं। अर्थशास्त्र बुक में एक गूढ़ पुरुष शब्द का उल्लेख किया गया है। गूढ़ पुरुष शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है, गुप्तचर के लिए किया जाता है, गुप्तचर। और ये गुप्तचर जो है मात्यप सर्प इसे कहा जाता है, महामात्यप सर्प भी कहा जाता है, ठीक है। और बात करें अर्थशास्त्र में एक जहाज रानी शब्द का भी उल्लेख है। अर्थशास्त्र में शूद्रों का वर्णन है। यही शूद्र आगे जाकर आर्य बने, आर्य बने यानी कि जो हम लोग बाद में पढ़ते हैं आर्यों का आगमन, वो यही शूद्र जो है बाद में आगे चलकर आर्य बने, ये अर्थशास्त्र की पुस्तक कहती है। अर्थशास्त्र में दास प्रथा का वर्णन है। 9 प्रकार के दास मतलब दास का उल्लेख किया गया है, दास प्रथा का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र की पुस्तक में। देखिए अस्थाई दास होते थे, लेकिन उस समय के दास स्थायी नहीं होते थे, वो अस्थायी होते थे, यानी कि अरहितक होते थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि आप उसको अपने हित में यूज नहीं कर सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते। दास बनाते थे तो आप उसका पूरी तरह से शोषण नहीं कर सकते हैं, यही होता था अरहितक, ठीक है। अस्थायी दास होते थे, टेम्पोररी दास होते थे। और अर्थशास्त्र में यह भी उल्लेख किया गया कि उस समय जो भू राजस्व थी वो 1/6 थी। कितना थी, 1/6। अर्थशास्त्र की पुस्तक में विवाह विच्छेद यानी कि तलाक का भी वर्णन था। यानी कि ये माना जाता था कि उसमें तलाक की प्रथा प्रचलित थी। तो बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय क्या बोलते मौर्य के साम्राज्य में क्या तलाक की प्रथा थी, विवाह विच्छेद की प्रथा थी, तो आप लोग का आंसर मारना है कि हाँ, उस समय विवाह विच्छेद की प्रथा थी। आगे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए इसके बारे में धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। इसका साम्राज्य की सीमा जो है वो ईरान से मिलती थी, ईरान से। पढ़ेंगे कैसे कैसे ये ईरान को हड़पा।
ईरान को कैसे जीता उसको पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर सीमा की बात करें तो सबसे पूरब में सीमा इसकी मिलती थी बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम की सीमा इसकी मिलती थी हिंदू कुश पर्वत से, उत्तर की सीमा हिमालय की श्रृंखला से मिलती थी और दक्षिण की सीमा इसकी मैसूर से मिलती थी, मैसूर। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि कहाँ से ये लाइमलाइट में आया, प्रकाश में कहाँ से आया। तो समझिएगा, जिस समय धनानंद नंद वंश का शासन चल रहा था, तो नंद वंश के सबसे छोटे शासक, सबसे अंतिम शासक थे धनानंद। इसने चाणक्य को बहुत अपमानित किया था, इतना अपमानित किया कि चाणक्य को बहुत बुरा लगा। चाणक्य ने उसे समूल नष्ट करने का प्रण ले लिया। तभी चाणक्य ने कसम खाई कि हम जब तक नंद वंश का कुल का पूरा नाश नहीं कर देंगे, एक एक व्यक्ति का नाश नहीं कर देंगे, तब तक हम जो है अपनी चोटी नहीं कटवाएंगे, तब तक चोटी नहीं कटवाऊंगा, ऐसा प्रण लिया था, जब तक नंद वंश का नाश न कर दूं। अब क्या होता है, विंध्याचल के जंगल में एक दिन वो जा रहा होता है, वहां पर एक बच्चे को एक खेल खेलते हुए देखता है। उस खेल का नाम है राजकीलम। राजकीलम खेल खेलते हुए देखता है और ये उस बच्चा से काफी प्रभावित होता है। इतना प्रभावित होता है कि वो सोचता है कि ये बच्चा को हम हड़प ले, मतलब ये खरीद ले, ताकि इस बच्चा को हम शिक्षा दीक्षा देकर, पढ़ा लिखा कर, तैयार करके आगे हम इसको राजा बनाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पर इसको 1000 करसापन देकर उसको खरीद लेता है। करसापन देखिए, उस पण, पण जो है वहां की मुद्रा को कहा जाता है, मौर्य वंश की मुद्रा को पण कहा जाता था। तो करसापन, करसापन मुद्रा देकर, 1000 करसापन मुद्रा देकर ये उस बालक को खरीद लेता है। फिर उस बालक की तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा देता है, यानी कि 7 से 8 साल तक उसको शिक्षा देता है, पढ़ाता है, लिखाता है। और शिक्षा दीक्षा देने के बाद वही लड़का आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर बात करें तो इसका नाम अलग अलग है। जैसे 3 व्यक्ति है जो इसका नाम सेंड्रोकोट्स बोलते हैं। कुछ लोग इसे सेंड्रोकोट्स बोलते हैं, कुछ एंड्रोकोट्स बोलते हैं और कुछ सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोप्टस बोलते हैं। तो देखिए, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन, तो स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन जो है ये इसको सेंड्रोकोट्स बोलते हैं, सेंड्रोकोट्स। फिर एपियानस और प्लूटार्क ये इसको एंड्रोकोट्स बोलते हैं और निर्याकस जो है वो सेंड्रोकोप्टस बोलते हैं। एक व्यक्ति और हैं जो इसको सेंड्रोकोप्टस बोलते हैं, वो है सर विलियम जोन्स। आप बोलेंगे सर विलियम जोन्स कौन है, तो वही व्यक्ति है जिसने 1793 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1793 ईस्वी में की थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा, सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किस व्यक्ति ने सबसे पहले की थी? तो सबसे पहले सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से सर विलियम जोन्स ने की थी। इससे पहले कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि जो सेंड्रोकोट्स, जो हम लोग को अभिलेख मिल रहा है उसमें सेंड्रोकोट्स लिखा हुआ है, वो किसके बारे में बोल रहा है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोल रहा है। वह पहचाना था सर विलियम जोन्स ने। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे पहले। अब बात करें 2 ऐसे ग्रंथ के बारे में। एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधिवंश और दूसरा जैन ग्रंथ है जो है परिशिष्ट पर्वन। इस दोनों ग्रंथ के बारे में जब हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को जानकारी मिलेगी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पहले हारा था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पराजय का वर्णन हम लोग को इस पुस्तक में मिलता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सीधा जाकर जीत जाएगा, सीधा जीत जाएगा, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य सीधा नहीं जीतेगा। उसे पहले हार का, वो धनानंद से लड़ने के लिए गया था। मगध वंश पर उस समय नंद वंश का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, सीधा नंद वंश पर अटैक कर दिया, तो नंद वंश से उसको हार का सामना करना पड़ा। तब हुआ क्या था, देखिए, ये है मगध साम्राज्य, ये मगध साम्राज्य है, सीधा उसके बीच में अटैक किया तो चंद्रगुप्त मौर्य हार गया। अब यहां पर देखिएगा, यहीं पर एक कहानी सुनने को मिलता है। जैसे कि जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी भी सुनाते थे या दादाजी भी सुनाते थे, रोटी को मैं बीच से फाड़ता था, तो जब मैं रोटी को बीच से फाड़ा तो उसका धुआं जो मेरे हाथ में लगा, तो हाथ में लगा, मेरा हाथ पक गया। और चावल जब मैं खा रहा था या खिचड़ी खा रहा था तो खिचड़ी के सीधा बीच में हाथ डाल दिया, मेरा हाथ पक गया। गरम गरम खिचड़ी थी, नई नई बनी थी। तो पापा ने बोला खिचड़ी को हमेशा किनारे से खाओ, किनारे से जब खाओगे तो वो पकेगा नहीं, वहां पर ठंडा रहता है। बहुत लोग खाते होंगे तो उनको एहसास होगा। यानी कि खीर को बीच से खाना नहीं चाहिए, रोटी को बीच से खाना नहीं चाहिए। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जब कहीं जा रहा था, एक व्यक्ति से सुना, बहुत हल्ला था कि बेटा
खीर को बीच से मत खाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य को हुआ था। तो ये सब कहानी, कथा कहानी फेमस हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के हार का। और वो हार का चर्चा कहाँ मिलता है? महाबोधि वंश और परिशिष्ट पर्वन बुक में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य हारा था, यही हारने से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लोग कहानियां बनाने लगे कि भाई रोटी को बीच से खाओगे या खीर को या खिचड़ी को या चावल को बीच से खाओगे, गर्म चावल को, तो पक जाओगे, किनारे से खाना चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। तब क्या होता? चंद्रगुप्त मौर्य से सीखता है, नहीं मुझे बीच में अटैक नहीं करना है, इसे किनारे किनारे से अटैक करना है। तो ये क्या करता है? सीधा मगध पर आक्रमण नहीं करता है, ये पहले साइड वाला को पकड़ता है, नॉर्थ वेस्ट भारत को पकड़ता है। नॉर्थ वेस्ट भारत में भी ये सबसे पहले पंजाब और सिंध को जीता। सबसे पहले पंजाब पर और सिंध पर अटैक किया, बोला नहीं अभी मगध को नहीं छेड़ेंगे, उसके साइड साइड वाला एरिया को छेड़ेंगे, वहां पर जीता। इन सब में उसने परवतक नामक एक राजा की मदद ली। और ये सारा चीज कहां पर मिलता है? परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में इसका वर्णन है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी इनिशियल लड़ाई में, प्रारंभिक लड़ाई में किसका सपोर्ट लिया था? परवतक नामक एक राजा का सपोर्ट लिया था। तो ये परवतक राजा के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं, परवतक राजा, इसी ने सपोर्ट किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सीख लिया था कि बीच में अटैक नहीं करना है मगध वंश का, किनारे किनारे अटैक करना, तभी मगध वंश को हरा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नंदों का सेनापति था भद्दसाल। भद्दसाल, ठीक है, वो हार गया। ठीक है, हार गया। उसके बाद मात्र 25 वर्ष की आयु में 322 बीसी में राजा बन गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। भद्दसाल को हराकर ये राजा बना। ठीक है, इसकी राजधानी ये जो ये भद्दसाल जो था, ये केवल 25 वर्ष की आयु में 322 बीसी में राजा क्या बोलते हैं, राजगद्दी पर बैठा, नंद वंश का। ठीक है, उस समय इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा, ठीक है। अब पाटलिपुत्र के बारे में आपको ये जानना है कि पाटलिपुत्र जो जगह है वो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। गंगा और सोन के संगम पर है। और पाटलिपुत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक अवशेष मिली है बुलंदी बाग और कुम्हरार में। बुलंदी बाग और कुम्हरार जो कि पाटलिपुत्र में है, यहाँ पर लकड़ी का विशाल महल मिला है। और ये पूछता है कि जो पाटलिपुत्र में जो विशाल महल मिला है लकड़ी का, उसकी खुदाई किसने की थी? तो स्पूनर महोदय ने इसकी खुदाई की थी। और ये राजकीय चिन्ह क्या था? मयूर था। ठीक है, भाषा क्या थी? पाली थी। शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला था। अब समझिएगा, भारत भूमि पर स्थापित बड़े साम्राज्य का निर्माता तथा इसे राजनीतिक एकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था में बांधने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारतवर्ष का प्रथम सम्राट माना जाता है। ठीक है, प्रथम सम्राट माना जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष को राजनीतिक एकता और प्रशासनिक व्यवस्था में बांधने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जाता है। इसीलिए इसे भारतवर्ष का पहला सम्राट कहा जाता है। इससे पहले किसी को सम्राट नहीं कहा जाता था। अब समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहा था। ठीक है, ये नंद वंश को हराया था। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारा था। लेकिन राजा था धनानंद, लेकिन उस राजा का सेनापति कौन था? भद्दसाल। ये भी क्वेश्चन पूछता है। भद्दसाल को हराया था। अब देखिए, साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। ये देखिए, इसका अगर बात करें मगध वंश, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब था मौर्य वंश में, तो पूरब में इसकी सीमा बांग्लादेश को टच करती थी। आपका उत्तर में बात करें तो कश्मीर, उत्तर पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में नेपाल था, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, पश्चिम में सौराष्ट्र, आपका ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक, और पूरब और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। और ये पूरा साम्राज्य का अगर एरिया की बात करें तो 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया था मौर्य वंश का। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन मगध में या मौर्य वंश में शामिल नहीं था। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट का, नेपाल के बाद जो इधर का एरिया है नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं थी। मौर्य साम्राज्य में नॉर्थ ईस्ट की जो भारत था वो शामिल नहीं था। केरल इसमें शामिल नहीं था। केरल में चोल साम्राज्य का शासन था। अभी नहीं, बात करेंगे वो बाद में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी आपका इसका शासन नहीं था। तो केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर आपका मौर्य वंश का शासन नहीं था। लेकिन हाँ, मद्रास में यहाँ था, सॉरी, कर्नाटक, मैसूर में था। कर्नाटक के मैसूर तक शासन था। कर्नाटक में था, आंध्र प्रदेश में था। अब आते हैं प्लूटार्क। ये प्लूटार्क क्या बोलता है? प्लूटार्क बोलता है कि 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला था। 6 लाख की सेना के साथ। उसके बाद
मेगास्थनीज क्या बोलता है कि इसने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम से जाना जाता था। यानी कि आज जिसको हम लोग पाटलिपुत्र बोलते हैं उसको पहले पोलीब्रोथा नाम से जाना जाता था। स्ट्रेबो क्या बोलता है कि इसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य को पोलीब्रोथस कहते हैं, यानी कि पाटलिपुत्र पर राज करने वाला, पोलीब्रोथा पर राज करने वाला पोलीब्रोथस। तो जो पोलीब्रोथा पर राज करेगा उसी को पोलीब्रोथस बोलेंगे, यानी कि पाटलिपुत्रक। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलेंगे? पोलीब्रोथस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सब प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। पोलीब्रोथस किसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य को? तो स्ट्रेबो कहा। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा? मेगास्थनीज। तो आप लोग पोलीब्रोथस और पोलीब्रोथा में अंतर मत कीजिएगा। देखिए ब्रोथस, यहाँ सौ लग गया, पोलीब्रोथस सौ लग गया, तो सौ से स्ट्रेबो। जहाँ सौ नहीं लगा, यहाँ लास्ट में सौ नहीं लगा है, मेगास्थनीज। बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्यूकस से युद्ध। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से भी युद्ध होता है। देखिए जिस समय सेल्यूकस से युद्ध कब होती है? 305 से 304 बीसी में इसकी युद्ध होती है। ठीक है, अब देखिए जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, उस समय बेबीलोन का राजा था सेल्यूकस। सेल्यूकस बेबीलोन जीतने के बाद वो बैक्ट्रिया का भी राजा बन जाता है, बैक्ट्रिया का राजा बन जाता है। ठीक है, अब इसके मन में सिकंदर का एक अधूरा इच्छा जागने लगता है। सिकंदर का एक इच्छा था कि वो भारत को जीते, और अपने सेनापति से ये वादा लेता है मरने से पहले कि तुम मेरी अधूरी इच्छा को पूरी करोगे, तुम भारत को जीतोगे। तो इसके मन में सिकंदर के अधूरे अच्छे काम को पूरा करने की इच्छा जागती है, ये भारत को जीतने के लिए निकल पड़ता है। तो ये कैसे निकलता है? काबुल के रास्ते काबुल के रास्ते ये सिंधु पहुंचता है, और सिंधु में इससे ये टकराता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और यहाँ युद्ध होता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य इसको बुरी तरह हरा देता है। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित होता है और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। तब यहाँ पर एक संधि होती है 303 बीसी में, संधि होती है। क्या संधि होती है? देखिए इस संधि में सबसे पहले 4 जो एरिया है वो मौर्य वंश हड़प लेता है। कौन कौन सा एरिया? पहला तो एरिया जिसको हेरात बोलते हैं, तो हेरात का क्षेत्र मौर्य वंश में आ जाता है। दूसरा अराकोशिया जिसको अभी कंधार बोलते हैं, कंधार जीत लेता है। तीसरा जेट्रोसिया जिसको मकरान बोलते हैं, वो जीत लेता है। और पेरिपेनिस दाई ये काबुल को बोलता है, तो काबुल को भी जीत लेता है। ये 4 एरिया जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है। उसके बाद चूंकि सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, तो इसको मजबूरी में अपनी बेटी से शादी कराना पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य का। इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। ठीक है, और इसने अपना एक राजदूत को वहां परमानेंटली छोड़ दिया। कहा कि आखिर क्या है इसके साम्राज्य में, ये पता लगाएगा हमारा राजदूत। वो राजदूत का नाम है मेगास्थनीज। तो आपसे पूछेगा मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। और इस इंडिका पुस्तक में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की या मौर्य वंश के प्रशासन की बहुत सारी जानकारियों का वर्णन दिया था। आगे बात करते हैं, मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या कहता था। मेगास्थनीज 304 से 299 बीसी में ये भारत में रहा। कितने साल रहा? लगभग ये आपका 5 से 6 साल रहा। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, इंडिका। ठीक है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। सेंड्रोकोट्स नाम से पुकारा किसने? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। चंद्रगुप्त मौर्य को चारों ओर सशस्त्र महिलाएं रहती। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जहां पर रहता था उसके चारों ओर बहुत सारी महिलाएं रहती थी। वो महिलाएं को क्या बोलते थे? अंग रक्षक दल, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा करने वाली। तो ये पहला शासक मिलेगा जहां पर महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए रखा जाता था, तो वो महिलाएं को अंग रक्षक दल कहा जाता था। और ये देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता था? मृत्यु दंड दे देता था चोरी करने वालों को। जो कर टैक्स का चोरी करता था ना, टैक्स का चोरी यानी कि सरकार से पैसा छुड़ा रहा है, छुपा रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, उसको सीधा मृत्यु दंड देता था। तो ये आप कहाँ पर मिलता है इसकी जानकारी? इंडिका के पुस्तक में मिलती है जानकारी। यानी कि इंडिका का पुस्तक क्या बोलता है कि कोई भी चंद्रगुप्त मौर्य से टैक्स नहीं चुरा सकता है, टैक्स की चोरी नहीं कर सकता है। अब आगे देखिए और क्या क्या हम लोग को इसमें जानकारी मिलती है। पहला अगर प्रशासन की जानकारी की बात करें तो इसमें 6 समिति थी, 6 समिति। ठीक है, और सैन्य की बात करें तो इसमें 6 समिति थी। तो प्रशासन में भी 6 समिति और सैन्य में भी 6 समिति थी। ठीक है, और इसमें नगर के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? एस्टिनोमोई, यानी कि जो इंडिका पुस्तक थी उसमें नगर का पदाधिकारी का नाम क्या था? एस्टिनोमोई। और बात करें राजस्व उसमें कितना होता था? 1/4।
यानी कि इंडिका में कितना राजस्व की बात की गई है, 1/4। ठीक है। उत्तरापथ का वर्णन किया गया है, जिसका निर्माण होता है। जैसे देखिए उत्तरापथ क्या है, इंडिका में हम लोग को उत्तरापथ के बारे में जानकारी मिलती है। इसका निर्माण मौर्य मौर्य काल में ही हुआ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, ये सिंध से लेकर बंगाल के सुनार गांव को जोड़ता है। ठीक है। बाद में ये जो उत्तरापथ है, इसको बाद में नाम चेंज हो गया इसका। मध्यकाल में इस सड़क को शेरशाह सूरी ने पक्की सड़क में तब्दील कर दिया और इस सड़क उत्तरापथ का नाम चेंज करके क्या बन गया, सड़क सूरी मार्ग, सॉरी शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है। लेकिन वही शेरशाह सूरी के बाद जब मुगल काल आया तो मुगल काल में इसको क्या बोला जाने लगा, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। ठीक है। फिर ब्रिटिश गवर्नर था एक गवर्नर जनरल ऑकलैंड, ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड डाल दिया। यानी कि आपसे पूछेगा कि ये जो उत्तरापथ है इसका पक्कीकरण किसने करवाया, तो आपको मारना शेरशाह सूरी। लेकिन इसका नाम चेंज किसने कराया, जीटी रोड, तो ये हो जाएगा ऑकलैंड। आपसे पूछेगा जीटी रोड किसने बनाया, आपको आंसर मारना शेरशाह सूरी ने बनाया, शेरशाह सूरी ने बनाया जीटी रोड, लेकिन इसका नाम चेंज किया ऑकलैंड, क्योंकि उस समय इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग था और मुगल काल में इसका नाम सड़क ए आजम था। ये प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। इंडिका में विक्रय कर कितना था, 1/10, 1/10। यानी कि अगर इंडिका में आपसे पूछेगा राजस्व कितना था तो 1/4 और विक्रय कर कितना था, 1/10। उस समय एक सोने की खान भी पाई जाती थी, जिसका जिक्र इंडिका पुस्तक में किया गया है। उस सोने की खान को क्या कहा जाता था, दर्दिस्तान, दर्दिस्तान कश्मीर में है। यानी कि पूछेगा कि दर्दिस्तान में कौन सा चीज मिलता है, मिलता था मौर्य काल में, तो वहां पर सोना मिलता था, वो सोने की एक खान थी, सोने की खान थी। इसके अलावा 7 जातियों का वर्णन किया गया है इंडिका पुस्तक में। इंडिका पुस्तक में दास प्रथा का वर्णन नहीं है और अकाल का वर्णन नहीं है इंडिका पुस्तक में, लेकिन याद रखिएगा दास प्रथा का वर्णन इसमें मिलता है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। आपको कमेंट करके बताना कितने तरह के दास का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है, और रुद्रदामन कौन से शासक था, शक शासक, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या बोलता है, सबसे पहले ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में, यानी कि गुजरात में, सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण कराया था, जिस झील को बोलते हैं सुदर्शन झील। कौन झील बोलते हैं, सुदर्शन झील। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। बाद में झील धीरे 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 खराब होने लगा, फिर अशोक ने क्या किया, ये जो सुदर्शन झील है यहाँ से 2 नहर बना दिया। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इस सुदर्शन झील से 2 नहर किसने बनाया, 2 नहर बनाया अशोक ने। फिर झील धीरे धीरे खराब होने लगा, तब चंद्रगुप्त मौर्य का समय आता है। ठीक है। सॉरी, फिर आता है स्कंदगुप्त का समय, गुप्त वंश का स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने इस झील का पुनरुद्धार कराया। फिर धीरे धीरे झील खराब होने लगा, फिर आया रुद्रदामन, यही रुद्रदामन जिसने बनाया जूनागढ़ अभिलेख। ये जीर्णोद्धार करता है झील का, फिर से झील को ठीक करता है, तरोताजा करता है, इसको साफ सुथरा करवाता है और फिर से इस नहर को चालू कर देता है। तो सीक्वेंसली याद रखिएगा, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र यानी कि गुजरात वाले एरिया में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, इससे ये साफ स्पष्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी भारत यानी कि वेस्टर्न भारत में प्रभाव था। वेस्टर्न भारत में कौन कौन सा एरिया, गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र, इन सारे एरिया में प्रभाव था। ये कहाँ से पता चलता है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पश्चिम भारत में थे, इसका प्रभाव हम लोग को पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से, इसीलिए जूनागढ़ अभिलेख यहाँ जरूरी माना जाता है। तो जूनागढ़ अभिलेख क्या बोलता है, चंद्रगुप्त मौर्य में का पश्चिमी भारत में प्रभाव था, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात में एक झील निर्माण कराता है सुदर्शन झील, इस झील में 2 नहर बनाता है अशोक। फिर ये झील जब खराब होता है तो इसका पुनरुत्थान करता है स्कंदगुप्त। फिर इसका ये झील खराब होता है तो उसका जीर्णोद्धार करता है रुद्रदामन। ये आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए श्रवणबेलगोला एक जगह है कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में। ये जैन धर्म के जैनियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है जो कर्नाटक में स्थित है। जैन धर्म के लिए इसको बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। देखिए यहाँ पर जो है श्रवणबेलगोला, यहाँ पर एक गंग शासक थे रचमल्ल 4, इसको पंचमल्ल भी कहा जाता है। ठीक है। इसके शासनकाल में यानी कि राजा था एक चामुंड राय नाम का मंत्री था, चामुंड राय, जिसने गोमतेश्वर की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया।
गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है। और ये 18 मीटर ऊंची मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंड राय नामक मंत्री ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या, ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ये किस भगवान को समर्पित है? बाहुबली। ये बाहुबली है कौन? जैन धर्म का पहला तीर्थकर, प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभनाथ जो थे उसके बेटे थे बाहुबली। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्रवण बेलगोला में इसी गोमतेश्वर की मूर्ति में की पूजा होती है हर 12 साल में एक बार। 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर श्रवण बेलगोला में एक पूजा की जाती है। ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है, इसको बोलते हैं महामस्तकाभिषेक। और ये बाहुबली के लिए पूजा की जाती है। यही बाहुबली जो ऋषभनाथ का पुत्र था, जिसका मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। अगला बार ये पूजा कब होगा? महामस्तकाभिषेक 2030 में होगा और बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाएगा। पिछला बार जो हुआ था 2018 में हुआ था। अब बात करते हैं श्रवण बेलगोला में। तो यहाँ पर ये फेमस क्यों है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भाद्रबाहु जो कि दिगंबर जैन संत थे। जैन धर्म में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र वो थे श्वेतांबर और भद्रबाहु जो थे वो थे दिगंबर। तो ये जो दिगंबर के भद्रबाहु थे, इसके प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी भद्रबाहु ने सिखाया, कहा कि देखिए, जिंदगी के अंतिम समय में आप अपना राजगद्दी को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए और चले जाइए ऊंचे पर्वत पर, वहां पर भूखे रहकर अपने शरीर का त्याग कर दीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आप मर जाइएगा। इस प्रथा को बोलते संथाड़ा या संलेखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके बात को माना, कहा चलो श्रवण बेलगोला जाते हैं। वहां पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर चढ़ गए, उपवास कर दिए, यानी कि खाना पीना छोड़ दिए और शरीर का त्याग कर दिए। तो 298 बीसी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, ये मर गए। और इस प्रक्रिया को संथाड़ा या संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में भूखे पेटे रहकर मरना, खाली उपवास रखकर मृत्यु को प्राप्त करना, इस प्रथा को संथाड़ा या संलेखना कहा जाता है। देखिए, तो ये तो थे भद्रबाहु। अब एक स्थूलभद्र भी थे। स्थूलभद्र जो थे ये श्वेतांबर जैन धर्म थे। इनके नेतृत्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये भी आपको फेमस था। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा शासक, जिसको बिंदुसार कहते हैं, इसी को अमित्र घात कहते हैं, इसी को सिंहसेन कहते हैं, इसी को अमित्र चेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है, चंद्रगुप्त जब मरने के लिए चला गया, यानी कि जब उपवास के लिए श्रवण बेलगोला का चंद्रगिरी पहाड़ी चला गया, उस समय अपने बेटे को राजगद्दी में बैठाया, जिस बेटा को सिंहसेन बोलते हैं, अपने पुत्र सिंहसेन को राजगद्दी। लेकिन आप लोग बोलिएगा नहीं सर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो बिंदुसार बैठा था। तो वही बात है, बिंदुसार को ही हम लोग बोलते हैं क्या? सिंहसेन। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। बिंदुसार पढ़ेंगे तो इसके तुरंत बाद हम लोग अशोक पढ़ने लगेंगे। ज्यादा हम लोग को बिंदुसार के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करना है। देखिए, बिंदुसार को ही अमित्र चेट्स या अमित्र घात भी कहते हैं, ठीक है। और बिंदुसार कौन सी संतान है? चंद्रगुप्त मौर्य की कई सारी पत्नियां रहीं, उनमें से किस पत्नी से इस बिंदुसार का जन्म हुआ वो आप लोग को पता रहना चाहिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा, इनसे जब विवाह हुआ तो उससे जन्म हुआ बिंदुसार या अमित्र केडीज, जिसको हम लोग शत्रुओं का नाश करने वाला भी कहते हैं। अमित्र केडीज का अर्थ ही होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा से जो जन्म लिया है बिंदुसार, ये इस चीज का वर्णन कहां पर है? इस चीज का वर्णन है परिशिष्ट पर्वन में। और ये परिशिष्ट पर्वन जो है जैन ग्रंथ है, जैन धर्म की ग्रंथ है। और परिशिष्ट पर्वन को लिखने वाले कौन है? हेमचंद्र के द्वारा लिखित है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। और इसी में वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ है। अब देखिए, यूनानी लोग क्या क्या बोलते थे। देखिए, यूनानी के अनुसार ये जो बिंदुसार है उसको अमित्रचेट्स या अमित्रकेट्स या अमित्रोकेडीज या अमित्रकेटे, ये यूनानी इनको कहते थे। यानी अमित्र घाट मानिए ना, अमित्र घाट, ये मतलब अमित्रचेट्स, अमित्र करके जो भी आ गया, अमित्र करके, वो सारा आपका यूनानी का आ गया। अब स्ट्रेबो क्या बोलते थे बिंदुसार को? स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार को अलिट्रोकिड्स कहा जाता था। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रासार बोला जाता था। ये आपको नाम एग्जैक्टली याद रखना है, क्या पता किस एग्जाम में आपका टपक जाए। आगे बात करते हैं। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो पहले बता चुके हैं। और
चाणक्य जो थे इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे या प्राचार्य 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 थे। आगे बात करते हैं। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय एक विद्रोह होता है, बहुत ही भयानक विद्रोह। अ, ये विद्रोह का कारण क्या होता है? इस विद्रोह का मुख्य कारण है युवराज सुसीम की नीतियां जनता के विरुद्ध थी। युवराज सुसीम जो थे, सुसीम जनता के मतलब चहीते नहीं थे, जनता के चहीते नहीं थे। देखिए ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार के बेटे थे सुसीम और बिंदुसार के बेटे अशोक भी थे, लेकिन सुसीम को दे दिया गया था, तक्षशिला का राजा बना दिया गया था और सुसीम वहां पर अच्छी नीतियां नहीं अपना रहे थे, जनता उनसे खुश नहीं थी। तो वहां के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। ये बिंदुसार को पता था कि सुसीम से अच्छा शासक अशोक है, लेकिन अशोक जो है उस समय तक्षशिला में नहीं था, वो उस समय कहां पर था? मालवा में था और उज्जैन में था। उज्जैन में ही एक नदी बहती है, क्षिप्रा नदी, जिसको मालवा की गंगा कहा जाता है, मालवा की गंगा कहा जाता है। तो यानी कि अशोक सॉरी उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। अब अशोक जो है वो इन दो जगहों का, मालवा और उज्जैन का प्रशासक था। जो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन रहे, मालवा रहे तो मालवा मार देना या उज्जैन रहे तो उज्जैन मार देना है। इस दो जगह का अशोक जो है वो प्रशासक था। अशोक को भेजा गया तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए, जो विद्रोह इसके भाई सुसीम ने तैयार किया है। अशोक के बहुत सारे भाई थे, लगभग कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करके अशोक जो है राजा बना था। अब देखिए वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अशोक के बहुत भाई थे, उसमें से एक भाई सुसीम भी था, जो अशोक के जितने भी भाई थे उस सब भाई में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा यही था सुसीम, और इसी को ये तक्षशिला का राजा बनाया हुआ था। लेकिन वहां का विद्रोह जब दबाने के लिए अशोक गए, तो अशोक ने न केवल विद्रोह को दबाया बल्कि जनता का दिल भी जीत लिया। जनता वहां से खुश हुई, जनता ने कहा कि ये राजा होना चाहिए, सुसीम राजा नहीं होना चाहिए बल्कि अशोक राजा होना चाहिए। अशोक की नीतियां वहां के लोगों को पसंद आई। अब देखिए सीरिया के राजा जो थे एंटियाकस वन, ठीक है। इसने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। आपसे पूछता है कि डायमेकस जो है वो किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था, ठीक है। अब क्या लेकर आया था? वो लेकर आया तो आखिर क्या ऐसा चीज है जो यहाँ के लोगों को पसंद आया? तो पहला तो मीठी मदिरा, मीठी शराब उसको बहुत पसंद आया बिंदुसार को, और सूखी अंजीर भी बहुत पसंद आया। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो एंटियोकस का राजदूत जो डायमेकस है, वो मीठी मदिरा लाकर यहाँ के लोग बिंदुसार को, यहाँ के राजा को खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया। आगे बात करते हैं। मिस्र के राजा एक थे फिलाडेल्फस टॉलमी टू। इसने भी अपना एक राजदूत भेजा, डायनोसिस, उसको राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायमेकस और डायनोसिस ये दोनों किसके दरबार में आए? तो बिंदुसार, किसके दरबार में? बिंदुसार के। अब आपसे पूछ देगा कि डायनोसिस किसका राजदूत था? तो आंसर होगा फिलाडेल्फस टॉलमी टू, जो कि मिस्र का राजा था। और डायमेकस किसका राजदूत था? तो एंटियाकस वन का राजदूत था, जो कि सीरिया का राजा था। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना है। मैंने इसलिए कहा कि मौर्य वंश को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से मौर्य वंश के प्रशासन से जब क्वेश्चन पूछता है लोगों का दिमाग हिल जाता है। और मैंने ऐसा ये नोट्स बनाया है, आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आगे बात करते हैं। दिव्य वदान जो कि एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिख देते हैं बौद्ध। ये बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। यानी कि और ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल। बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स नामक व्यक्ति से भी था। यानी कि कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय से काफी अपनी दोस्ती बढ़ाई थी। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, देखिए तीनों आपको याद रखना है। अगर हम लोग जाते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाए थे। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनाया, अशोक ने अपनाया बौद्ध धर्म, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। लेकिन इन दोनों के बीच में एक शासक है जो कि बिंदुसार है।
ये आजीवक संप्रदाय को मानता है, आजीवक संप्रदाय को आश्रय देता है, उसको सहारा देता है, और उसका आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स नामक एक व्यक्ति से संबंध भी था। तीनों को आपको याद रखना अच्छे से। अब देखिए, बिंदुसार का मंत्री कौन कौन था? सबसे पहले तो चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का भी मंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद ये जो चाणक्य है वो बिंदुसार का भी मंत्री था। यानी कि चाणक्य बड़ा है लेकिन ये ज्यादा साल जीता है। उसके बाद चाणक्य के मरने के बाद इसका जो ये है मंत्री, वो होता है खल्लाटक। उसके बाद मंत्री बनता है राधागुप्त। यानी कि इसका 3 मंत्री है, तीनों मंत्री का नाम याद रखना है, चाणक्य, खल्लाटक और राधागुप्त। और यही राधागुप्त है जिसके कहने पर आगे हम लोग पढ़ेंगे अशोक क्या करता है, कमेंट करके बताइएगा। बिंदुसार की मृत्यु 273 बीसी में हो जाती है। ठीक है, बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अवंती का उपराजा था। देखिए, अवंती की 2 राजधानी थी, अब हम आपको बताए थे। अवंती की जो नॉर्थ की राजधानी वो है उज्जैन, और साउथ की राजधानी माहिष्मती। तो मैंने बताया ही कि ये उज्जैन में था। अशोक कहाँ पर था? उज्जैन या मालवा, जो बोलिए, वहां का प्रशासक था। तो यही तो कह रहा है कि जब बिंदुसार के शासनकाल में वो अवंती का उपराजा था या वायसराय था। तो अवंती रहे या उज्जैन रहे या मालवा रहे, तीनों में जो ऑप्शन रहे आपको आंसर मार देना है। आगे, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अपने 99 भाइयों की हत्या करके 273 बीसी में अशोक जो है वो राजगद्दी पर बैठ गया, प्राप्त कर लिया, राजगद्दी प्राप्त कर लिया। लेकिन राजगद्दी तो वो प्राप्त कर लिया 273 में, लेकिन उसका राज्याभिषेक राजा की तरह लोग कब माने? 4 साल के बाद 269 बीसी में लोग इसका राज्याभिषेक किए। यानी कि इसको 4 साल लग गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी भाइयों में युद्ध जो हुआ था, तो इसको लोगों का दिल जीतने में, संभालने में, राजा शासन संभालने में, ये इन सब में इसको टाइम लग गया 4 साल। आगे हम लोग पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सम्राट अशोक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, बिंदुसार की कई पत्नियां थी, जिनसे इनको कई पुत्र हुए। सभी पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो था वो सुसीम था। यही सुसीम था तक्षशिला का शासक। ठीक है, जहां पर तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो लोग इसकी सुसीम की नीतियों से खुश नहीं थे। वहां पर विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। अशोक ने लोगों का दिल जीता था और जनता का भी दिल जीता था, विद्रोह को दबाया था। वही दिव्यवदान जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, दिव्यवदान में लिखा हुआ है कि बिंदुसार की जो पत्नी सुभद्रांगी, उनसे अशोक का जन्म हुआ था। इसी सुभद्रांगी से पासादिका, धम्मा, बिंदुसार की बहुत सारी पत्नी थी। एक सुभद्रांगी थी पत्नी, एक और पत्नी का नाम है पासादिका, धम्मा, और भी बहुत सारी पत्नियां हैं, जिसमें से सुभद्रांगी नामक पत्नी से अशोक का जन्म हुआ था। अब अशोक जो है इसके बारे में जान जाते हैं। देखिए, अशोक अशोक का प्रथम विवाह देवी नाम की महिला से हुआ था। देवी, और ये देवी थी कौन? विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री। सिंघली परंपरा के अनुसार ये कहा जाता है कि इसकी सिंघली परंपरा के अनुसार इस अशोक का पहला विवाह देवी से हुआ था, जो कि विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। और हम लोग बात करें, इसी देवी से इसका दो पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। पहला तो महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र इसका पुत्र था और पुत्री थी संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को ये कहाँ भेजता है? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अशोक की अन्य पत्नियां भी थी। जैसा एक पत्नी का नाम है तिसरक्षिता। इसका वर्णन दिव्यवदान में है। और इसकी कुछ और पत्नी है, महादेवी, असंघमित्रा और पद्मावती। देखिए, संघमित्रा इसकी अशोक की पत्नी की बेटी, यानी कि अशोक की बेटी है, लेकिन असंघमित्रा इसकी पत्नी है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। असंघमित्रा देगा तो वो अशोक की पत्नी हो जाएगी और संघमित्रा इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे जब पहला विवाह जो देवी से हुआ था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम पहली पत्नी को हमेशा ज्यादा स्थान में दिया जाता है। आगे बात करते हैं, और अन्य पुत्र इसके जो महेंद्र और संघमित्रा के बारे में पढ़े, ये पुत्र और पुत्री। तो और इसके अन्य पुत्र के बारे में देख लेते हैं। चारुमित्रा का हम लोग को जिक्र मिलेगा। जालौक का मित्र जिक्र मिलेगा। कुणाल और तीवर। तो देखिए, महेंद्र संघमित्रा तो पढ़ना ही है, कुणाल और तीवर भी आपको कहीं ना कहीं जिक्र में मिल जाएगा। तो आपको कुणाल और तीवर के बारे में भी याद रखना है। आगे बात करते हैं, अशोक की कुछ उपाधियां हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कुछ अभिलेख हैं
जिसमें इसका नाम देवा नाम प्रिय भी मिलता है। कहीं कहीं अभिलेखों में अशोक का नाम देवा नाम प्रिय भी मिलता है। और बात करें, एक भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख राजस्थान का है। यहां पर इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी या प्रियदस्सी मिलता है। और यही भाब्रू अभिलेख में पहली बार बौद्ध का प्रमाण भी मिलता है, यानी कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म अपनाया था। ये बौद्ध का प्रमाण पहली बार अशोक के बारे में वो यही भाब्रू अभिलेख में ही मिलता है। आगे बात करते हैं, गुर्जरा या मास्की अभिलेख की बात करें तो यहाँ पे अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है और या अशोक कहा गया है। देखिए, बुद्ध को जो है वो शाक्य वंश के थे और बुद्ध शाक्य कहा गया है, किसको? अशोक को कहा गया है। बुद्ध शाक्य या अशोक, या सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा अशोक को अशोक कहाँ कहा गया, तो अशोक का नाम अशोक मिलता है गुर्जरा या मास्की अभिलेख में। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है, अशोक वर्धन। ठीक है, अब देखिए कालसी जो कि उत्तराखंड में है, यहां से अभिलेख प्राप्त करके यहां से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें नेत्तुर या उडेगोलम नेत्तुर या उडेगोलम, ये यहां पर इसके बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, अब देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? देखिए, रुद्रदामन का जूना अभिलेख जनरली हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का भारत के पश्चिमी भाग में पश्चिम भाग में इनका प्रभाव था। जैसे मालवा पर प्रभाव था, गुजरात पर प्रभाव था और महाराष्ट्र पर प्रभाव था। ठीक है, कैसे प्रभाव था? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनाई थी, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, इस झील पर 2 नहर बनाई थी अशोक ने। 2 नहर किसने बनाई थी? अशोक ने। फिर इस झील का को ठीक कराया था या फिर से स्टार्ट कराया था, किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। फिर इस झील को किसने ठीक कराया था? रुद्रदामन ने। यही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहता है। तो ये सारा एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं सिंघली अनुश्रुति। देखिए, सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक का पहला विवाह तो हुआ था देवी से, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, सिंघली परंपरा के अनुसार अशोक का पहला विवाह देवी से हुआ, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए सिंघली अनुश्रुति और क्या बोलता है। ये कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था और इसमें उसकी मदद करता है राधागुप्त। तो यही हम पूछ रहे थे आपसे कि राधागुप्त है कौन? जो बिंदुसार का हम लोग 3 को पढ़े थे ना, पहला तो मंत्री था चाणक्य, दूसरा मंत्री था क्या था, ख से कुछ नाम था, देखिए कहाँ गया, खल्लाटक, और तीसरा राधागुप्त। यही राधागुप्त जो है, जो मंत्री था, इसने अशोक को राजा बनने में काफी हेल्प किया है, यही राधागुप्त। अब देखिए यहां पर जो हम लोग पढ़े थे कि अशोक ने 273 बीसी में अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त कर ली, लेकिन उसको 4 साल लग गया राज्याभिषेक करने में 269 बीसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकार युद्ध होता है। देखिए, उत्तराधिकार युद्ध होता है क्यों? क्योंकि अशोक के बहुत सारे भाई थे। अशोक ने क्या नीति अपनाया कि जो भाई अशोक का सपोर्ट करेंगे उन्हें वो छोड़ देंगे, और जो भाई अशोक के अगेंस्ट रहेंगे उनको वो मार देंगे। सीधा यही नीति अपनाया, कहा कि सभी को मारेंगे जो मेरे अगेंस्ट में जाएगा, मेरे राजगद्दी अपनाने में जो मेरा विरोध नहीं करेगा उसे मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, या उससे संधि कर लूंगा, उसे कहीं का छोटा मोटा राजा बना दूंगा, जिसने मेरे साथ विरोध किया उसे मैं मार दूंगा। और ये उत्तराधिकार युद्ध का जिक्र कहां पर होता है? महावंश, दीपवंश, दिव्यवदान, एक चीनी ग्रंथ में भी इस उत्तराधिकार युद्ध का जिक्र है जिसका नाम है फा युएन चुलिन, और तिब्बती लेखक तारानाथ ने भी इस उत्तराधिकार युद्ध का अपने पुस्तक में जिक्र किया है। ठीक है, तो ये जो 4 साल तक युद्ध होता है, जैसे 273 बीसी में ये राजगद्दी पर बैठा, लेकिन इसका राज्याभिषेक ये 269 बीसी में हुआ। इस दौरान 4 साल में उत्तराधिकार के युद्ध होता है, अपने भाइयों से लड़ता है। अब देखिए, और अशोक का जो 5वां शिलालेख है उसमें अशोक के जीवित भाइयों और परिवार का उल्लेख है। यानी कि कहीं ना कहीं 99 भाई की हत्या तो की अशोक ने, लेकिन कुछ भाई इसके जीवित भी थे, जिसका जिक्र 5वां शिलालेख में मिलता है। तो कहीं ना कहीं अशोक ने कुछ भाइयों को जिंदा भी छोड़ा है। इसका मतलब ये तो अवश्य है कि वो भाई या तो अशोक से संधि कर लिए होंगे, या तो अशोक के साथ दिए होंगे, उसका विरोध नहीं किए होंगे। उत्तराधिकार युद्ध में यही बताया गया है।
जो इनके अगेंस्ट में या उसे मार दो, जो इनका सपोर्ट किया उसे या तो कोई छोटा मोटा शासन दे दो या तो मतलब उसको संधि कर लो। अब आते हैं कलिंग विजय 269 बीसी, यानी कि 269 में ये इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके 9वें वर्ष या 8 वर्ष बाद, अशोक के राज्याभिषेक के बाद 9वें वर्ष में या 8 वर्ष बाद, 9वें वर्ष बोलेगा या 8 वर्ष बाद, देखिए दोनों अलग हो जाता है और यहीं पे आपको फंसाता है। 9th ईयर या आफ्टर 8 ईयर, दोनों का अंतर मतलब सेम है, यानी कि 8 वर्ष बाद हम लोग 9वां वर्ष में चले जाएंगे। ठीक है, तो 9वें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध में अशोक, कलिंग युद्ध का वर्णन कहां पर है? अशोक के 13वें शिलालेख में इस कलिंग युद्ध का वर्णन है। युद्ध क्यों हुआ? देखिए, अशोक को कुछ कुछ डर था या कुछ कुछ वो अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता था, तो उसी क्रम में सुरक्षा की दृष्टि से जब अशोक ने देखा तो उसको लगा कि उड़ीसा बिहार का पड़ोसी राज्य था। अशोक था बिहार में, ठीक है, अशोक कहाँ था? बिहार में, मगध में, झारखंड, बिहार झारखंड मिला के इस वाले एरिया में था, और इसी के बगल में था उड़ीसा, उड़ीसा इसके बगल में था, और उड़ीसा में ही है कलिंग। कलिंग, तो उड़ीसा से अशोक को हमेशा खतरा रहता था। ये रहता था कि कहीं ना कहीं उड़ीसा बाद में अटैक कर सकता है, कलिंग जो है वो बाद में अटैक कर सकता है। दूसरा, ये जो झारखंड या बिहार है उसके बगल में जो उड़ीसा है, ये समुद्र से रास्ता अपनाने के लिए, इसके बगल में तो पूरा ये है, समुद्र है, ओशियन है, तो कहीं ना कहीं समुद्र से रास्ता अपनाने के लिए भी जरूरी था कि उसके मतलब स्थल एवं समुद्र मार्ग की आवश्यकता के लिए इसने वहां पर मिलाई होगी। या एक और चीज है, दक्षिण से संबंध स्थापित करने के लिए ये उड़ीसा होकर ही दक्षिण भारत पर जाना चाहता था, आंध्र प्रदेश वगैरह का एरिया, तो दक्षिण से संबंध स्थापित करने के लिए भी ये कलिंग युद्ध हो सकता था। व्यापार में वृद्धि करने के लिए, जो कि उड़ीसा होते हुए वो व्यापार भी करेगा और समुद्र में भी जाएगा। कलिंग में हाथियां बहुत प्रसिद्ध थी उस समय, कलिंग की जो हाथी थी वो बहुत फेमस थी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि कलिंग युद्ध हुआ हो। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 लाख लोग मारे गए कलिंग युद्ध में, 1 लाख लोग मारे गए और 15,000 लोग बंदी बनाए गए। ठीक है, 15 लाख। तो कलिंग युद्ध हुआ किसके किसके बीच में था? उस समय कलिंग का राजा था नंदराज और मौर्य राजा था सम्राट अशोक। युद्ध हुआ, युद्ध में ये हम लोग का नतीजा निकला, और युद्ध के उपरांत बहुत बुरा लगा। कलिंग में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। एक बौद्ध भिक्षु मिला उपगुप्त, जिसने अशोक को खूब जलील किया, कहा कि तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, जानवर, लोगों की निहत्थे, लोगों की औरतों की हत्या, इसमें औरत भी मारे गए थे, औरतों ने भी कलिंग युद्ध में भाग लिया था, तो अशोक ने औरतों को भी मरवा डाला। ठीक है, उपगुप्त ने समझाया, बहुत समझाया अशोक को, और इसके समझाने के बाद अशोक पश्चाताप तथा ग्लानि से भर गया, आंसू आ गया अशोक के आंख में। वो लोगों के खून देखकर, लोगों के लाश देखकर अशोक को बहुत बुरा लगा। अशोक ने उसी समय निर्णय लिया कि मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा, वहीं पर त्याग दिया। ठीक है, इसके बाद अशोक ने धम्म को अपनाया। धम्म, देखिए धम्म, बहुत लोग बोलते हैं धम्म का अर्थ है धर्म, संस्कृत में इसी को धर्म बोलते हैं, लेकिन उस समय पाली भाषा चलती थी। ठीक है, प्राकृत भाषा तो पाली लिपि थी, है ना, ब्राह्मी लिपि, पाली और प्राकृत दोनों भाषा चलती थी, तो इस भाषा में धर्म को जो है प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता था। तो जहां पर धर्म है ना, वही धम्म है, बस यही समझ लीजिए। और इस धम्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के 2nd और 7वें शिलालेख में। ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि धम्म का उल्लेख कहाँ मिलेगा? 2रा और 7वां शिलालेख में इस धम्म का उल्लेख हम लोग को मिलता है। धम्म है क्या? देखिए, धम्म है साधुता, साधु का रूप अपनाना, शांत रहना, सभ्य रहना, यही है धम्म। कल्याण करना, पाप रहित रहना, पाप रहित रहना ही धम्म है, कोई पाप नहीं करना, निश्चल रहना, मृदुता, मधुरता, दया, दान, ये सब करना धम्म है। यानी कि जहां जो भी चीज धर्म आपको लगता है, धर्म हो सकता है दान करना, पाप नहीं करना, पुण्य करना, ये सब धम्म है। जो धर्म है वही धम्म है। अशोक ने ब्राह्मण के कहने पर बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, और ये उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म अपना लिया। अब देखिए अशोक की सीमाएं कहां कहां लगती थी। देखिए, अशोक का अगर उत्तर में बात करें तो नेपाल से सीमा लगती थी, पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में काठियावाड़ जो कि गुजरात में है,
और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान से सीमा लगती थी, और साउथ में बात करें तो ये कर्नाटक से इसकी सीमा लगती थी, कर्नाटक से। ठीक है। कलहन के राज तरंगिणी में, देखिए कलहन का जो राज तरंगिणी है बुक, उसमें जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी राज तरंगिणी में अशोक के शैव उपासक होने का प्रमाण मिलता है। ये राज तरंगिणी बोलता है कि अशोक जो है वो शिव धर्म का उपासक था। ठीक है। तो वो हो सकता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वो शिव का उपासक हो, मे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये राज तरंगिणी कहता है। अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष बोध गया गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है। अब देखिए अशोक द्वारा की गई अन्य विजयें, कुछ अशोक अन्य विजय देख लेते हैं वो क्या क्या विजय करता है। जैसे देखिए नेपाल का विजय करता है और खश का विजय करता है। ठीक है। नेपाल नेपाल में देवपत्तन नामक शहर की स्थापना अशोक करता है। नेपाल में देवपत्तन नामक शहर की स्थापना करता है। और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर अशोक द्वारा बसाया गया था। कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो अशोक के द्वारा बसाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेपाल गया तो उसके बगल में कश्मीर भी गया, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। खस के बारे में कि खस कौन सा क्षेत्र को बोला गया था, इसकी जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं है। अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है कि खस किसको बोलते हैं। खस वो जीता था ये तो मिल रही है, लेकिन खस है क्या ये किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। आगे बात करते हैं। अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसमें 4 चीज का वर्णन मिलता है, चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र। देखिए पांड्य को ही केरल पुत्र कहा जाता है। ठीक है। और सत्यपुत्र, ये जो 4 क्षेत्र हैं जो दक्षिण भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास, ये अशोक की सीमा से बाहर थे। यानी कि अशोक की सीमा में ये जो दक्षिण भारत है वो नहीं थे, केरल नहीं था, तमिलनाडु नहीं था, ये सारा एरिया इसमें नहीं था। आगे बात करते हैं। धम्म है क्या, धम्म के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए पढ़ लेते हैं धम्म क्या है। धम्म है किसी जीव की हिंसा ना करना, प्राणियों का वध ना करना, यही है धम्म। उसके बाद आदर एवं सम्मान करना, इसी में आ जाता है माता पिता का आदर करना, यह भी धम्म है। उसके बाद बड़ों एवं गुरुजनों का आदर करना, जो भी आपसे बड़े हैं, सीनियर है, गुरुजन है, उनका आदर करना। सार वृद्धि का जिक्र 12वें शिलालेख में मिलता है। यह है क्या, अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ अन्य धर्मों की उन्नति करना की कामना करना, यही सार वृद्धि है, यही है सार वृद्धि। तो ये भी धम्म कहता है। धम्म कहता है कि अपने धर्म की इज्जत तो करो ही करो, दूसरे के धर्म की इज्जत भी करो। उसके बाद उचित व्यवहार, लोगों से उचित व्यवहार करना, यह भी धम्म है। और दानशीलता, दान करना, पुण्य करना, ठीक है, ये भी धम्म में आता है। तो ये सारा चीज अशोक ने अपनाया, अशोक ने धम्म अपनाया। और धम्म का जिक्र कहाँ है, दूसरा और 7वें शिलालेख में धम्म का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम शिलालेख जो है वो जीवों के वध पर रोक के बारे में बोलता है कि जीव जंतु की हत्या हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। उत्सव पर रोक भी यही बोलता है, उत्सव नहीं मनाएंगे, कोई भी उत्सव नहीं मनाएंगे। सूरापान नहीं करेंगे, सूरापान, मांस भक्षण, सूरा यानी कि मदिरापान, मांस भक्षण नहीं करेंगे। और मल्ल युद्ध पर रोक, मल्ल युद्ध पर भी इसने रोक लगा दिया। तो ये सब कहाँ मिलता है, प्रथम शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। जीव हत्या पर रोक, उत्सव पर रोक, मदिरापान, सूरापान, मांस भक्षण, मल्ल युद्ध, इन सब पर रोक लगा दी। क्योंकि देखिए मांस भक्षण अगर आप करेंगे तो जानवर को मारेंगे, लेकिन ये तो जानवर का वध पर रोक लगा दिया है, इसीलिए मांस भक्षण पर भी रोक लग जाएगा। अब देखिए अगर आप शराब पीते हैं, शराब पीजिएगा तो आपको जानवर को खाने का बहुत मन करेगा, जैसे चिकन के साथ आप दारू पीना प्रेफर करते हैं। तो इसने क्या किया, सूरापान पर भी रोक लगाया कि दारू पिएंगे तो हम लोग को मांस भक्षण करने का मन करेगा। तो दारू पर सबसे पहले बंद कराया, सूरापान बंद कराया और मांस भक्षण पर बंद कराया। फिर मल्ल युद्ध पर भी रोक लगा दिया इसने और उत्सव पर रोक लगाया। ये सारा प्रथम शिलालेख में सभी का वर्णन कहाँ मिलता है, अशोक के प्रथम शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं। धम्म का प्रचार भी किया इसने। धम्म का प्रचार कैसे किया, देखिए वो हम लोग आप यहां पढ़ते हैं। धम्म यात्रा इसने स्टार्ट की। अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, देखिए 9वें वर्ष में होता है कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध से त्रस्त होकर मतलब कलिंग युद्ध के पश्चात ये इसको बहुत बुरा लगता है और ये धम्म अपना लेता है और ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है। तो 14वां वर्ष क्या होता है, धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। ये एक धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्र का जिक्र है, तो ये 5वें शिलालेख में इसका जिक्र है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र होता कौन है, ये एक ऑफिसर होता है जिसे धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
धम्म इतनी अच्छी चीज है, किसी का वध मत करो, दान करो, पुण्य करो, गुरु का आदर करो, सम्मान करो, ये सारा धम्म है। तो धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने एक ऑफिसर की नियुक्ति की जिसे धम्म महामात्र कहते हैं। इसका उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के प्रति अशोक का लगन व उत्साह इतना बढ़ गया कि वह सुदूर देश तक धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अलग अलग देश जा जाकर वो धर्म का प्रचार प्रसार करवाता। जैसे देखिए, इसकी जो अशोक की जो पत्नी थी देवी, देवी से दो था, एक तो महेंद्र और संघमित्रा। तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा प्रचार प्रसार करने के लिए। किसका प्रचार प्रसार? धम्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है। और सारनाथ का जो पुराना नाम है ऋषिपत्तनम, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वहीं पर दिया था। यहां पर भी अशोक जाता है। अब देखिए, अशोक ने इस धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या बनवाया। देखिए, इसने स्तूप बनवाया, 84,000 स्तूप इसने बनवाया, 84,000 स्तूप। ठीक है, जिसमें से सांची का स्तूप बहुत फेमस है जो कि मध्य प्रदेश में है, और सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप भी बहुत फेमस है जो कि यूपी में है। तो ये यही जो सारनाथ है, इसका पुराना नाम है ऋषिपत्तनम। तो कहीं कहीं आपको ऋषिपत्तनम लिखा रहेगा, तो आपको ऋषिपत्तनम आंसर मारना है, सारनाथ नहीं मारना है। आगे बात करते हैं, कुछ अशोक के समय में मौर्य प्रशासन की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। वो कहां कहां से मिलती है वो देख लेते हैं। पहले तो मौर्य प्रशासन की जानकारी हम लोग को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कहां से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। और मेगा स्नीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, और अशोक की कुछ शिलालेखों से मिलती है। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं पहले भी। मेगास्थनीज के इंडिका को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख हम लोग देख चुके हैं, और अशोक के शिलालेख नहीं देखे हैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख जो भी है, उस सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। भारत के प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। और यहीं पर हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। आगे हम लोग थोड़ा एमसीक्यू भी देखेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन, वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अशोक के सभी अभिलेखों का विषय क्या होता था? वो प्रशासनिक होता था। क्या होता था? प्रशासनिक। एक रुमिनदेही अभिलेख है, रुमिनदेही अभिलेख, ये आर्थिक है। देखिए, अशोक का जितना भी अभिलेख है वो प्रशासनिक होता था। एकमात्र अभिलेख आर्थिक है, वो है रुमिनदेही अभिलेख। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यूपीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा अभिलेख है वो आर्थिक है। तो यही है रुमिनदेही अभिलेख, ये आर्थिक है, और ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित? बुद्ध के जन्म से संबंधित है। आगे कुछ अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में देखते हैं। अशोक के 14 बृहद शिलालेख हैं, जिसको हम लोग एक टेबल में याद कर लेते हैं धीरे धीरे। पहला, अशोक का पहला शिलालेख बोलता है पशु हत्या नहीं करना है, उत्सव को बंद कर दिया। यहीं पे पशु हत्या और उत्सव को बंद किया। यहीं पर आपको शराब बंद कर दिया, हत्या बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, मल्ल युद्ध भी बंद किया। ये पहला शिलालेख में है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देख, दूसरा जो शिलालेख है वो समाज कल्याण के बारे में बोलता है, चिकित्सा के बारे में बोलता है। अशोक ने चिकित्सा पर भी काफी ध्यान दिया है, मेडिसिन पर ध्यान दिया है। उसने कहा कि मैं अपनी पब्लिक के स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, चिकित्सा पर ध्यान दूंगा। तो दूसरे नंबर पर उसने चिकित्सा को रखा, समाज कल्याण को रखा। तीसरा नंबर पर उदारता, सम्मान और सेविंग्स। तो पूछेगा सेविंग्स का जिक्र किसमें है? ठीक है, उदारता, सम्मान और सेविंग्स, तो इसका जिक्र है बृहद शिलालेख थर्ड बृहद शिलालेख में। और भेरी घोष, देखिए भेरी घोष या का नाम बदलकर इसने धम्म घोष कर दिया। चौथे शिलालेख में इसका वर्णन है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष का नाम बदलकर धम्म घोष कर दिया, ये चौथे शिलालेख में। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति है। धम्म महामात्र क्या है? एक ऑफिसर है जो कि धम्म का प्रचार प्रसार करेगा। छठा शिलालेख में प्रजा के लिए 24/7 उपलब्ध है। अशोक जो है वो अपने प्रजा के लिए 24/7 उपलब्ध है, यही बोलता है छठा शिलालेख। सातवां शिलालेख सर्वधर्म संभाव के बारे में बोलता है कि अपने धर्म की तो आप रक्षा करें ही करें, बल्कि आप जितने भी बाकी धर्म है सभी धर्म का आप इज्जत करें। सार वृद्धि भी यही बोलता है, सार वृद्धि भी यही है, अपने धर्म का मनोकामना कीजिए, दूसरे धर्म का भी। वो 12 नंबर पर है। तो 7 और 12 नंबर लगभग सेम है। 8वां में धम्म यात्रा है। अशोक धम्म यात्रा 10वें वर्ष में स्टार्ट करता है 10वें वर्ष में। 9 नंबर पर है दान देना, पुण्य करना, ये 9वें नंबर पर है। 10 नंबर पर यश कीर्ति,
धम्म में शामिल किया गया। यश और कीर्ति को धम्म में शामिल किया। 11वां में धम्म का उल्लेख किया है इसने। 12 में सारवृद्धि, 13 में कलिंग युद्ध, 14 में मधुरता। यही 14 जो है अशोक के बृहद शिलालेख है। आपको याद कर लेना है। इसमें से पहला नंबर बहुत पूछता है, 13वां नंबर बहुत पूछता है, और ये 2 और 7 कहाँ गया? 2 समाज कल्याण और 7 धम्म के बारे में बताया है। ठीक है, सार वृद्धि भी आप देख लीजिएगा, ये भी पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। भाब्रू या बैराट स्तंभलेख, ये क्यों फेमस है? भाब्रू या बैराट स्तंभलेख, यहां पर बुद्ध के बौद्ध धर्मावलंबी होने का उल्लेख किया गया कि अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का उल्लेख किया गया, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये कहाँ पता चलता है? ये भाब्रू या बैराट स्तंभलेख में पता चलता है। और यहीं पे अशोक को मगध का सम्राट भी बताया गया है। बराबर गुफा जो है, बराबर और नागार्जुनी की गुफा जो है अशोक ने बनाई थी, तो ये कहाँ पर पता चलता है? ये बराबर गुफा के बारे में, ये अशोक की सहिष्णुता के बारे में पता चलता है। बराबर गुफा क्यों? क्योंकि देखिए, बराबर गुफा अशोक ने खुदवा कर किसको दे दी थी? आजीविकों को दे दी थी। और जब आजीविकों को दिया, तो बौद्ध धर्म खुद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानता है, लेकिन वो दिया है आजीवक संप्रदाय को, तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म की भी इज्जत कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे अशोक की सहिष्णुता या सर्वधर्म सम्मान के बारे में पता चलता है। स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख से अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान झलकता है। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किया था। और ये अभिलेख, अच्छा ये क्वेश्चन पूछता, अशोक को अभिलेख की प्रेरणा कहाँ से मिली? अशोक ने अभिलेख लिखना कहाँ से स्टार्ट किया? अभिलेखों की प्रेरणा इसे मिली ईरानी शासक दारावन से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये दारावन का दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। दारावन का दूसरा नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अशोक ने अभिलेखों की प्रेरणा कहाँ से ली? दारावन से ली, और ये दारा जो है वो ईरानी शासक है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा था? टिफिन थेलर। 1750 में टिफिन थेलर ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजा था, लेकिन पढ़ा किसने था? देखिए, खोजा वो अलग आदमी खोजा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ा था। आगे आते हैं अशोक की राजकीय घोषणाएं। जितनी भी अशोक की राजकीय घोषणाएं हैं वो अशोक के लघु स्तंभ लेख में है। इसकी संख्या 4 है। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7। तो आपको याद रखना है, बृहद शिलालेख हम लोग पढ़ चुके हैं, बृहद शिलालेख की संख्या 14 जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। स्तंभ लेख की संख्या है 7 और लघु स्तंभ लेख की संख्या है 4। तो लघु स्तंभ लेख आखिर क्या है? अशोक जो भी अपनी राजकीय घोषणाएं करता है वो लघु स्तंभ लेख में करता है, और यही लघु स्तंभ लेख जिसकी संख्या 4 है, यह अशोक की राजकीय घोषणाओं का वर्णन है। इसमें बस आपको यही याद रखना, यही एग्जाम में पूछता है। अशोक को अपने शासन काल में 4थे वर्ष में बौद्ध भिक्षु निग्रोथ ने ज्ञान दिया। बाद में मोगली पुत्तिस ने इसे पूर्ण रूप में बौद्ध बना दिया। देखिए, किसके कहने पर वो बौद्ध धर्म को अपनाया? तो वो था उपगुप्त। इसी ने कहा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक को काफी मतलब बेइज्जती किया अशोक का, कि तुमने कलिंग में मारा है, औरतों को मारा है, ये मारा, तो जिससे अशोक को पश्चाताप हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने का ठान लिया उपगुप्त के कहने पर। लेकिन शिक्षा किसने दिया बौद्ध धर्म का? तो वो निग्रोथ दिया। अपनाया किसके कहने पे? उपगुप्त के कहने पे। तो भाई ये बोला कि हम जा रहे हैं बौद्ध धर्म अपनाने, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने जाएगा तो ज्ञान तो किसी से लेगा? वो निग्रोथ से ज्ञान लिया। निग्रोथ नामक एक भिक्षु से, बौद्ध भिक्षु से इसने ज्ञान लिया। बाद में निग्रोथ से पूरा ज्ञान तो नहीं लिया, बाद में ये लिया मोगली पुत्तिस से, पूर्ण रूप से ये बौद्ध बना दिया इसको। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने धम्म की परिभाषा कहां से ली? तो राहुलोवाद सूत्र से। राहुलवाद सूत्र, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 99.99% लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो देखे ही नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या एमसीक्यू को ऐड किया है, ताकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन से भी रूबरू हो जाएं। अब देखिए, शिलालेखों का जो विभाजन है वो 3 तरह से किया है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ये जितने भी चीज हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख या गुहा लेख, ये प्राकृत भाषा में है। जितने भी हैं प्राकृत भाषा में, लेकिन लेकिन भाषा तो प्राकृत है, लेकिन लिपि अलग अलग है। जैसे देखिए, सबकी भाषा प्राकृत है, लेकिन अब लिपि देखिए, कुछ जो है वो ब्राह्मी लिपि में है, कुछ यूनानी में है, कुछ खरोष्टी में है, कुछ आर्मेयिक लिपि में है। जैसे अगर हम आपसे बात करें लघु स्तंभ और गुहा लेख, ये ब्राह्मी भाषा में है, ब्राह्मी भाषा में। जैसे आपसे पूछेगा अनुराधापुरा जो कि लंका का है,
ये आपको अनुराधापुरा जो श्रीलंका में मिला है, ये किस भाषा में है? तो ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा में, सभी प्राकृत भाषा में है, लेकिन लिपि है ब्राह्मी। यूनानी के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, बाकी आगे देखते हैं। देखिए, दो अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है, जिसका नाम आपको याद रखना है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। खरोष्टी लिपि का बात क्या है कि ये दाहिने राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, ये राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। भाभी हम जो आपको लिखे हुए हैं वो लेफ्ट से राइट आपको लिखे हुए हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि जो है वो आपको राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। तो ऐसा दो अभिलेख अशोक का जो खरोष्टी लिपि में है वो है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये आप याद रख लीजिए, ये वेरी हॉट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अशोक के तक्षशिला अभिलेख और लघुमान अभिलेख, ये दोनों आपको आर्मेयिक लिपि में है, आर्मेयिक लिपि में, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, शेरकुना या कंधार। शेरकुना या कंधार जो है ये यूनानी और आर्मेयिक दोनों भाषा में। तो यूनानी का देखिए एग्जांपल हो गया ना, शेरकुना अभिलेख। शेरकुना अभिलेख यूनानी है, लेकिन ये यूनानी होने के साथ साथ आर्मेयिक भी है। आर्मेयिक, ये यूनानी और आर्मेयिक का मिक्सचर है, दोनों भाषा में है। इसीलिए शेरकुना अभिलेख को द्विभाषी लेख भी कहा जाता है, द्विभाषी लेख भी कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको याद भी रखना है। गुहा लेख की बात करें तो गुहा लेख का मतलब क्या होता है? गुहा का मतलब होता है पर्वत, गुफाओं को काट कर वहां पे अभिलेख बना देना। ठीक है, तो दो गुफा अशोक ने काटी थी, एक तो बराबर, दूसरा नागार्जुनी। ठीक है, बराबर जो है ये, इसमें खालवितक पर्वत पर बराबर की गुफा को इसने काटा था। ठीक है, और इसको काटकर उसने दो गुफा, बराबर की चट्टानों को काटकर दो गुफाएं बनाई, एक तो सुदामा गुफा, दूसरा कर्ण चौपार गुफा। और इस दोनों गुफा को उसने किसको दे दिया? आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। तब से क्वेश्चन पूछता है कि बराबर की चट्टानों को या खालवितक पर्वत की चट्टानों को काटकर किसको दे दिया दान में? कितने गुफाएं बनाई? तो दो गुफाएं, एक तो सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा, और ये दोनों गुफा किसको दे दिया? आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। यहां से पता चलता है कि अशोक जो है वो सर्वधर्म समभाव को मानता है। अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपनाई, लेकिन आजीवक संप्रदाय को भी इसने गुफाएं दान में दी है, यहां से प्रूफ होता है। नागार्जुनी की चट्टानों की बात करें तो अशोक और उसका पौत्र दशरथ के साथ मिलकर, ठीक है, इसने वहां पर तीन गुफाएं बनाई, गोपी गुफा, लोमर्सी गुफा और वाड़थिका गुफा। इस तीनों गुफाओं को बनवाई। आगे बात करते हैं, विश्व झोपड़ी गुफा किसने बनाया? क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, विश्व झोपड़ी गुफा। और एक पुस्तक आई थी, इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका, ये पुस्तक है, ये विंसेंट आर्थर स्मिथ ने बनाई थी, अशोक के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका। और देखिए, द अशोका नाम का एक मूवी भी आया था शाहरुख खान का, आप लोग देख सकते हैं, अशोका, द लीजेंड अशोका। अब देखिए अशोक की धम्म यात्रा का क्रम कैसे है, वो हम लोग देखते हैं। अशोक की धम्म यात्रा का क्रम, तो देखिए लुम्बिनी में इसका जन्म होता है, बुध का। तो सबसे पहले अशोक धम्म यात्रा करने के लिए कहाँ जाता है? लुम्बिनी में जाता है। उसके बाद कपिल वस्तु, फिर उसके बाद जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है, बोध गया, वहां पर अशोक जाता है। फिर बुद्ध ने जहां पर अपना पहला उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने, वहां पर अशोक जाता है सारनाथ में। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम है, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर बुद्ध की मृत्यु होती कुशीनगर, वहां जाता है। फिर सबसे ज्यादा जहां पर बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, श्रावस्ती, वहां जाता है। तो ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। तो ये तो था धम्म यात्रा का क्रम, लेकिन एक क्रम और पूछता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त जो चाणक्य है, उसके सहयोग से राजा बना, जबकि अशोक जो है वो राधा गुप्त के सहयोग से राजा बना। तो ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके हेल्प से राजा बना? तो विष्णुगुप्त या चाणक्य, जबकि अशोक राधा गुप्त के सहयोग से राजा बना। दोनों में गुप्त लगा हुआ, एक में विष्णुगुप्त, एक में राधा गुप्त। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म अपनाया, और अशोक जो है वो उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये भी आपको याद रखना, दोनों में कंपेयर करके चलना है। अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र में 4 शेर है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो आपसे पूछता है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, ये अशोक चक्र कहां से लिया गया है? अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है, और वहां पे जो 4 शेर है वो किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। तो हम लोग का जो अशोक स्तंभ है उसमें अशोक चक्र जिसमें 4 शेर है, ये सारनाथ से लिया गया है, और ये 4 शेर शक्ति के प्रतीक हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं, अशोक नाम कहां से पता चलता है? गुर्जरा और मास्की अभिलेख से पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक है। भारत का पहला अस्पताल
और औषधि बाग किसने बनाया? अशोक ने बनाया। और ये कहां पर वर्णन मिलता है? सेकंड शिलालेख। अशोक के सेकंड शिलालेख में अशोक की समाज कल्याण के बारे में पता चलता है। देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं ऊपर में, इसीलिए हम इसको देखिए सेकंड में समाज कल्याण या चिकित्सा के बारे में पता चलता है। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछता है चिकित्सा यानी कि औषधि बाग और प्रथम अस्पताल किसने बनाया था? ये अशोक ने बनाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप किसके समय का है? बहुत कोई बोल देगा धमेक स्तूप जो सारनाथ का है वो आपका मौर्यकालीन नहीं, मौर्यकालीन नहीं, गुप्तकालीन है। मौर्यकालीन कौन सा सारनाथ का अभिलेख है वो हम लोग आपको ऊपर दिखाते हैं। देखिए वो हम आपको ऊपर दिखाते हैं। सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप, धर्मराजिका स्तूप अशोक ने बनाया है। सारनाथ का ये है मौर्यकालीन। लेकिन आपसे धमेक स्तूप की बात करेगा तो वो गुप्तकालीन है। और यहीं पर लोग फंसते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए यही पे प्रश्न है, सारनाथ का धमेक स्तूप ये गुप्तकालीन है। आगे, सांची और भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब देखिए दीवानी न्यायालय को उस समय क्या कहा जाता था? धर्मस्थीय कहा जाता था। फौजीदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। ये आपको याद करना है, ये आपका मेमोरी पावर को दिखाता है। मुख्य कोषाधिकारी सन्निधाता को कहा जाता था। मौर्यकालीन जिलाधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। व्यापारियों के काफिला को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। आगे बात करें, जिसमें अशोक था उसमें उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, जो कि मौर्यकालीन शिक्षा का केंद्र था। दक्षिणापद की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी थी। कलिंग की राजधानी तोसाली थी। यादवों की राजधानी देवगिरी, जो कि अभी इसका नाम है दौलताबाद है। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो कि कर्नाटक में है। काकतीय राजवंश की राजधानी ओरुगुल्लू है, जो कि वारंगल में है। तो ये सारा राजवंश की राजधानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एंशियंट में आपको राजधानी से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, वहां पर आप फंस जाइएगा। इसलिए मैंने सारे राजधानियों को एक जगह कर दिया है ताकि आपको राजधानी में याद करने में दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेख की संख्या 14 है, लेकिन ये 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है, लेकिन वो 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछता है। दिल्ली मेरठ अभिलेख के बारे में बात करें तो इसे मेरठ से उठाकर दिल्ली लाया गया था। किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। अब देखिए टोपरा हरियाणा अभिलेख, टोपरा हरियाणा में है। इसे भी टोपरा से उठाकर दिल्ली लाया गया था। कमेंट करके आपको बताना है इसको कौन लाया था। टोपरा से उठाकर दिल्ली इसको कौन लाया था, कमेंट करके बताना है। अशोक के राज्याभिषेक के बाद यात्रा का क्रम, ये धम्म यात्रा नहीं है। देखिए धम्म यात्रा क्रम हम आपको पहले बता चुके हैं। लुम्बिनी जहां पर जन्म हुआ था, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, फिर श्रावस्ती, ये धम्म यात्रा क्रम है। लेकिन राज्याभिषेक के तुरंत बाद यात्रा क्रम क्या है? तो वो है गया, जो कि 10वें वर्ष में गया था। कुशीनगर, लुम्बिनी जो कि 20वें वर्ष में गया था। कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती, ये राज्याभिषेक के बाद यात्रा का क्रम है। तो कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा और ये क्वेश्चन पूछ देगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे, अशोक के कुछ अन्य देशों के साथ संबंध भी थे, जैसे कि सीरिया के साथ इसके संबंध थे। सीरिया के राजा एंटियाकस टू, जिसको अंतियोक भी कहा जाता है। मिस्र के राजा टॉलमी टू, जिसको तुर्मै भी कहा जाता है। मकदूनिया के राजा अंतकिनी या एनिकिनी से भी इसका संबंध था। साइरिन के राजा मक या मकमास या मेगारस, इससे अशोक का संबंध था। एपीरस के राजा अलिक सुंदर या एलेक्सेंड्रो, इससे भी अशोक का संबंध था। कुछ अभिलेख और देख लेते हैं। सोहगौड़ा का अभिलेख, जो कि गोरखपुर में मिला है। यहां से खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग में लाया जाएगा। किस अभिलेख में पता चलता है कि जो खाद्यान्न है, जो उसको किसी जगह पर संग्रहित करके रखा गया है, वो खाद्यान्न जो है उसको संकट काल में उपयोग में लाया जाएगा? ये है सोहगौड़ा का अभिलेख, जो कि गोरखपुर से मिला है। यहीं से पता चलता है कि यहाँ पर स्टोर करके रखा गया था खाद्यान्न को, कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो यहीं से प्रजा जनता को खाद्यान्न निकाल के दिया जाएगा। तो ये अभिलेख आपको याद रखना है। बोगड़ा अभिलेख, बोगड़ा अभिलेख बांग्लादेश से लिया गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, बृहद्रथ। ठीक है, अशोक के बाद ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसके बाद तब आलतू फालतू शासक आया, उतना जरूरी नहीं है। अंतिम शासक इसका याद रखना है कौन? बृहद्रथ था। 185 बीसी में इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव डाल दी थी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये 4 चीज देख लेते हैं। घोषिता राम मठ कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। राणा भर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में है। सहेत महत स्तूप कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। और धमेक स्तूप कहाँ पर? सारनाथ में है। हम आपको बता दिए थे ये जो धमेक स्तूप है ये आपका मौर्यकालीन नहीं है, गुप्तकालीन है।
गुप्तकालीन है, ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ये चारों आपको रट लेना है, ये चारों से क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। अब हम लोग कुछ मौर्य प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन यहां से भी प्रश्न पूछता है, लेकिन जब भी आप मौर्य प्रशासन पढ़िएगा, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको रटना है। रटना है, समझना नहीं है, रटना है कि इसमें जिलाधिकारी को क्या बोलते थे, दीवानी फौजदारी न्यायालय को क्या बोलते थे, वो सब आपको रटना है। तो मौर्य प्रशासन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें रटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी। यहाँ पर टैक्स कितना लगता था, टैक्स चोरी करने वाले को सीधा मृत्यु दंड दिया जाता था, वो सारा चीज हम लोग मौर्य प्रशासन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली, ठीक है। और मौर्य प्रशासन में क्या होती थी, जितनी भी शक्तियां होती थी वो राजा में केंद्रित होती थी। मतलब सारी शक्तियां किसमें होती थी, राजा में। फिर भी वह निरंकुश नहीं था, मतलब वह तानाशाह नहीं था, उसको हटाने के लिए सिस्टम भी था। जैसे अ, उपधा परीक्षण विधि, उपधा परीक्षण विधि के द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित का चुनाव होता था, और राजा अगर खराब काम कर रहा है तो राजा को हटाया भी जा सकता था। तो आज सोचिए उस समय की ये व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी, जो आज भी आपको देखने को मिलती है। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। राजा को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद में कौन कौन होगा, गवर्नर होगा, सेनाध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष होगा, नौसेना कमांडर होगा, आय व्यय का नियंत्रक होगा। और याद रखिएगा मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते थे उनका वेतन होता था 12,000 पण। तो आप पूछिएगा ये पण क्या है, पन क्या है। मौर्य काल में जो मुद्रा होती थी, जो पैसा होता था, उसको पन कहा जाता था। मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते थे उसको अमात्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे, अमात्य। यानी कि गवर्नर भी अमात्य होंगे, सेनाध्यक्ष भी अमात्य होंगे, सभी अमात्य कहलाएंगे क्योंकि वो उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। राजा को सहायता प्रदान करने के लिए एक उप समिति होती थी, ठीक है। और इस उप समिति के सदस्य कहलाते थे मंत्रिण, मंत्रिण। अभिलेखों में इस सदस्य को परिषा भी कहा गया है। जो हम लोग को अभिलेख मिला है उसमें इस सदस्य को परिषा भी कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, यानी कि जो टॉप पर रहते थे, कोई भी समिति बना उसमें जो सबसे टॉप लेवल पर जो अधिकारी है उसको तीर्थ कहा जाता था। और मौर्य काल में तीर्थ की संख्या कितनी थी, 18 थी। तो अगर यहाँ से मान लीजिए आप सोचिए कि इस टाइप का अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि उप समिति के सदस्य को क्या बोलते हैं, मंत्रिण, या मंत्री परिषद के सदस्य को क्या बोलते हैं, अमात्य, ठीक है। परिषा किसको कहते हैं, या शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता है, तीर्थ। तीर्थ की संख्या कितनी थी, 18। इस टाइप का अगर प्रश्न पूछ दे 99.99% लोग यहाँ पर फेल कर जाएंगे। आप लोग बोलिएगा सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कहीं हम लोग पढ़े ही नहीं। ऐसा नहीं है, पढ़ाने वाला होना चाहिए। आगे आगे बात करते हैं। मौर्य काल में मंत्री या पुरोहित को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री, उसका हेड प्रधानमंत्री। अ, ठीक है। सेनापति कौन था, युद्ध विभाग का मंत्री कहलाता था। ये उल्टा लिख दिया है, प्रधानमंत्री जो था वो मंत्री या पुरोहित का हेड था, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। समाहर्ता कौन था, राजस्व विभाग का हेड होता था, जिसको वित्त मंत्री भी बोलते थे। सन्निधाता बोलते थे कोषाध्यक्ष को। प्रदेष्टा बोलते थे न्यायाधीश को, जैसे कि जो फौजदारी मामला में जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा बोला जाता था। और उद्योग और कारखाना के मंत्री को हम लोग बोलते थे कर्मण्विक, कर्मण्विक। सेना का संचालक को बुलाया जाता था नायक। पुलिस अधिकारी को बुलाया जाता था दंडपाल, ठीक है। कांस्टेबल को रक्षिण कहा जाता था, रक्षिण। न्यायाधीश, जो नगर का न्यायाधीश होता था उसको कहा जाता था व्यावहारिक। कोतवाल को बुलाया जाता था नागरक या पौर। दुर्ग का रक्षक को कहा जाता था दुर्गपाल, ठीक है। सीमाओं और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को अंतपाल कहा जाता था। वन विभाग का जो हेड था उसको आटविक कहा जाता था। अटवन, अटवन, अटवन क्या होता था, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि अटवन क्या होता था, ठीक है। और आटवन ये वन को ही बोला जाता है, ठीक है। तो वन विभाग का जो हेड होता था उसको आटविक कहा जाता था। राजमहल का देखरेख कौन करता था, दौवारिक, दौवारिक। और परिषद का जो हेड होता था वो मंत्री परिषदाध्यक्ष कहलाता था। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे। जो देखिए टॉप लेवल के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, यहाँ देखिए तीर्थ कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुछ छूट गया होगा, है ना। और द्वितीय श्रेणी के जो पदाधिकारी थे उसको, उसकी संख्या 26 थी।
वो कौन कौन, देखिए लक्षणाध्यक्ष किसको कहा जाता था, मुद्रा और टकसाल, जैसे कि उस समय जो आरबीआई होती थी यही मुद्रा और टकसाल को देख देख करती थी, इसको लक्षणाध्यक्ष, इसका हेड लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। माप तौल का हेड को पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। राजकीय धन या जुर्माना लगाने वाला जो होता था उसको शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। कृषि विभाग का हेड को सीताध्यक्ष कहा जाता था। खान वगैरह का हेड को आक्राध्यक्ष कहा जाता था। व्यापार वाणिज्य वगैरह का जो हेड होता था उसको पन्याध्यक्ष कहा जाता था। नौसेना का हेड को नवाध्यक्ष कहा जाता था। सड़कों वगैरह का हेड को संस्थाध्यक्ष कहा जाता था। वैश्याओं का निरीक्षण जो करता था उसको गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। अब एक चीज समझिए, उस समय वैश्याएं भी उस समय प्रचलित थी, बहुत पुरानी परंपरा है वैश्याओं की, ठीक है। पासपोर्ट विभाग का जो हेड होता था वो मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। गुप्तचर, जैसे कि जो अभी हम लोग रॉ आईबी वगैरह देखते हैं, इसमें गूढ़ पुरुष जानते हैं, गुप्त गुप्त बातें डालने वाला, लेकिन इसका जो हेड है वो महामात्रा पसरण कहा जाता था। तो इस टाइप का प्रश्न अगर एग्जाम में पूछेगा तो बहुत लोग फंस जाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी, मौर्य प्रशासन में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम के हेड को बोलते थे ग्रामिक, ठीक है। उससे ऊपर जाइएगा तो होगा नागरक, नगर में चले जाए नागरक जो कि नगर नगर में होता था, ठीक है। उससे ऊपर जाइएगा तो जिला में आहार या विषय, जो एक पोस्ट था उसका हेड को विषयपति कहा जाता था, ठीक है। और उससे ऊपर जाएगा तो प्रांत, प्रांत के हेड को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। तो समझ लीजिए सबका हेड आपको याद रखना है। तो आपसे पूछेगा ग्राम का हेड कौन था, रज्जुक, जो कि गांव की देखभाल करता था, और गांव में एक जज का भी काम यही करता था, कोई डिसीजन लेना, किसी का झगड़ा वगैरह सुलझाना। तो ग्रामिक जो था वो गांव का हेड था, उसका उसमें देखभाल कौन करता था, रज्जुक। नगर की देखभाल करने वाला महामात्र, जिला की देखभाल करने वाला विषयपति, और प्रांत की देखभाल करने वाला कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। याद रखिएगा सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई यही प्रांत ही होती थी। अब समझिएगा जिलाधिकारी, जो आज हम लोग डीएम बोलते हैं, जिला पदाधिकारी, ये जिलाधिकारी को उस समय स्थानिक या प्रादेशिक कहा जाता था, ठीक है। आप समझिएगा इसकी मौर्य प्रशासन का जो सब सीमा था, मतलब उसके आसपास के राज्य, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऊपर में चले जाइए, यानी कि नॉर्थ में, तो उत्तरापथ, ये तक्षशिला की राजधानी थी, तक्षशिला की राजधानी थी उत्तरापथ। फिर आप अगर पूर्व में चले जाइए तो कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोशाली। फिर आप आ जाइए ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पर प्राची या मध्य प्रदेश, मध्य देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर आप आ जाइए साउथ में तो दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। फिर आप आ जाइए पश्चिम में तो अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। ये आपको याद रखना है, और राजधानी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आपके एग्जाम में राजधानी पूछेगा। याद रखिएगा छोटा छोटा चीज आपके एग्जाम में पूछेगा, यहीं से प्रश्न पूछेगा, आप यहाँ पे फंस जाइएगा अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो। याद रखिए मौर्य प्रशासन को आपको याद रखना है। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर हम लोग देखेंगे तो उससे मौर्य काल के राजस्व की रूपरेखा मिलती है। जैसे इसमें क्या क्या मिलेगा, कृषि के बारे में मिलेगा, पशुपालन के बारे में मिलेगा, वाणिज्य के बारे में मिलेगा, और सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। इस तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, वार्ता। अब देखिए भूमि के बारे में बात करें तो भूमि तीन तरह की होती थी। स्थल, स्थल ऊंची भूमि को कहा जाता था। अगर भूमि जुती हुई नहीं है तो उसको अकृष्ट कहा जाता था। अकृष्ट यानी कि बिना जुती हुई भूमि। लेकिन अगर इसी भूमि को जोत दिया जाए खेती करने के लिए तो इसको कृष्ट कहा जाता था, ये जुती हुई भूमि कहलाती थी। भूमि का भी तीन पार्ट में डिवीजन किया गया था। जिस भूमि का कोई मालिक नहीं हो उसको वो अशोक जो है अपने अपने अधीन कर लेता था, सम्राट के अधीन हो जाता था। अशोक ने क्या कहा था, जिसका कोई मालिक नहीं हो वो भूमि हम रखेंगे, राजा रखेगा। जिस भूमि में बिना वर्षा के अच्छी फसल हो उसको अदेव मातृक कहा जाता था। और सिंचाई के लिए जो भूमि होती थी उसको सेतुबंध कहा जाता था, ठीक है, सिंचाई के लिए भूमि। राजकीय भूमि पर क्या होता था, दास के द्वारा, कर्मकार के द्वारा, कैदियों के द्वारा, इन सब के द्वारा बुआई और गुनाई का काम कराया जाता था। जो सरकारी भूमि होती थी, राजकीय यानी कि सरकारी भूमि, उसमें कुछ दास होते थे, कुछ कर्मकार होते थे, कुछ कैदी होते थे। तो कैदी लोग को फ्री फोकट का खाना थोड़ी खिलाएगा, उसको बोलता था भाई तुम राजकीय भूमि पर क्या करो, बुआई और गुनाई का काम करो, उससे जो फसल होगी वही तुमको आज
वही तुमको खाने के रूप में देंगे। और याद रखिए आज भी जेल में यही काम कराया जाता है, कैदियों से फसल वगैरह उगाया जाता है और उनको उसके बदले में कुछ पैसा दिया जाता है। भूमि कर की बात करें तो उस समय भूमि कर थी 1/6, 1/6। कुछ प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं, जैसे सीता किसको बोलते थे? सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता बोलते हैं। हम लोग ऊपर भी पढ़े सीताध्यक्ष, कृषि का हेड को सीताध्यक्ष बोलते हैं। देखिए कहाँ गया सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का हेड को सीताध्यक्ष बोलते हैं। तो कुछ वर्ड है जो आप याद कर लीजिएगा एक बार, तो आपको हमेशा काम देगा। भाग किसको बोलते हैं? तो कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त उपज का हिस्सा को भाग कहा जाता है। प्रवेश्य किसको कहा जाता है? आयात कर को प्रवेश्य कहा जाता है और निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता है। आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता है। भू राजस्व को बलि कहा जाता है। और हिरण्य क्या है? यह अनाज के रूप में ना होकर नगद, नगद के रूप में जो हम लोग देते हैं वो हिरण्य कहा जाता है। ठीक है। विष्टि किसको कहते हैं? निःशुल्क श्रम और बेगार को विष्टि कहा जाता है। आप किसी से बिना पैसा का काम करवा रहे हैं तो उसको विष्टि कहा जाता है। सेतु बंध, सिंचाई का प्रबंध जहां पर होता है उसको सेतु बंध, ये सिंचाई पर होने लगने वाला टैक्स है। और ये जो भी आपका ये देखिए, मान लीजिए आप सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकार आपसे टैक्स ले लिया और आपका फसल हुआ ही नहीं, आप तो बोलिएगा सर हम तो टैक्स भी ले लिया, हमको कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो नहीं, उस समय मौर्य प्रशासन में क्या होता था, तुम सिंचाई करो उसमें टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जब उपज होगा, तुम्हारा जब फसल होगा, तो उस उपज का हम लोग 1/5 से 1/3 भाग हम लोग ले लेंगे। सेतु बंध सिंचाई का है, आपको सिंचाई करने के लिए देंगे, लेकिन बाद में उसको हम लोग ले लेंगे पैसा। जूनागढ़ अभिलेख जो कौन लिखा था? रुद्रदामन, रुद्रदामन, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है देखिए, अशोक कालीन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उसमें कहता है कि मंत्रियों का वेतन कितना था? 48,000 पन मैक्सिमम होता था और मिनिमम 60 पन, मिनिमम 60 पन। 48,000 पन से 60 पन के बीच में मंत्री का वेतन होता था। पन किसको बोलते हैं? देखिए बहुत कोई बोलेगा पन क्या है? पन उस समय मुद्रा, उस समय की मुद्रा को पन बोलते हैं, जो कि 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। मतलब चांदी का सिक्का का 3/4 तोला वो एक पन कहलाता था। अब देखिए आहत रजत मुद्रा है, रजत का मतलब होता है चांदी, ठीक है। आहत का मतलब जिसको दबा कर बनाया जाए हो। पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का हम लोग पढ़े हैं ना, तो आहत सिक्का जो दबा के बनाया जाता है। तो ये मान्य मुद्राएं थे उस समय और इसका हेड था लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा लोग का है, मुद्रा वगैरह का हेड था, उसको लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। और उसमें देखिए मुद्रा कौन कौन सी होती थी। सबसे छोटी मुद्रा होती थी तांबा की, वो थी काकणी, काकणी। तांबा की एक और मुद्रा है जिसको मासक कहा जाता है, मासक। सोने की मुद्रा है सुवर्ण, ठीक है। और चांदी की मुद्रा है करशापन धरणपण, करशापन धरण, या सिर्फ करशापन भी कहा जाता है। हम पढ़े थे ना कि आप कमेंट करके बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य को ये विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य जो है, चाणक्य जो है, वो कितने करशापन में खरीदता है? आप लोग कमेंट करो। ये वही करशापन है, चांदी की मुद्रा, याद रखिएगा करशापन। हम इसीलिए आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहे। ब्याज पर दी जाने वाली मुद्रा रूपिका या परिच्छन कहलाती है। उद्योग धंधों को श्रेणी कहा जाता है। अब देखिए उस समय इंश्योरेंस भी होता था, भय प्रतिकारक भी इसको कहा जाता था। जैसे उस समय इंश्योरेंस वर्ड का यूज नहीं होता था, लेकिन इंश्योरेंस वर्ड को उस समय कहा जाता था भय प्रतिकारक। और याद रखिएगा इंश्योरेंस माप तौल वगैरह में होता था यूज, जैसे कि जो आपको लाभ हो रहा है उसका लाभ का प्रतिशत फिक्स होता था, ठीक है। और ताकि मुनाफाखोरी ना हो सके, आप जो लाभ कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज आप दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हानि होता है तो वो आपको इंश्योरेंस में मैनेज हो जाएगा। सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो अशोक के घरों में पत्थरों और को चुनार से मंगवाया जाता था। तो कि चुनार से तो बहुत चीज मंगवाया जाता है, जो आज भी मंगवाया जाता है, ठीक है। तो अशोक के घर में जो भी पत्थर होते थे वो चुनार से मंगवाए जाते थे। लेकिन याद रखिएगा पहले के जो घर होते थे वो ईंट और लकड़ी के बनते थे, ईंट और लकड़ी के। अब अशोक और दशरथ मिलके नागार्जुनी पहाड़ी पर एक गुफा बनाया जो आजीवक संप्रदाय को आश्रय के लिए दे दिया। फिर वही अशोक बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफा बनाया जो आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। यानी कि अशोक जो है और दशरथ नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफा बनाया और अशोक जो है वो बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफा बनाया। वो 4 गुफाओं का नाम कौन कौन है? विश्व की झोपड़ी, सुदामा, कर्ण और चौपड़। और ये आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। देवताओं की मुद्री ये हम पहले ही बता चुके हैं, यही जो है अशोक की सर्वधर्म गुण को दर्शाता है।
सभी धर्म का सम्मान करने वाले गुण को दर्शाता है। देवताओं की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति को कारू कहा जाता है। आज भी हम लोग कारू शब्द का यूज करते हैं जो मूर्ति मूर्ति बनाते हैं। कहीं कहीं हम लोग देखिएगा उसको कारू बोलते हैं। ये कारू भाई मूर्ति बना कि नहीं? सरस्वती माँ का मूर्ति जब पूजा होता है वो जाता है बनाने के, या दुर्गा माँ का पूजा बनाने जाते हैं तो मूर्तिकार को कारू भी लोग बोल देते हैं। कारू नाम ही रख देते हैं वो आदमी का, वो आदमी कारू से ही कहलाता है। तो ये देखिए कारू वर्ड बहुत फेमस है। ब्राह्मणों को दी जाने वाली मुक्त कर मुक्त भूमि उसको ब्रह्मदेय कहा जाता है। ब्राह्मणों को हम लोग लैंड दे देते थे लेकिन उसको उसको टैक्स नहीं लेते थे। तो टैक्स नहीं लेंगे तो वो जमीन हो जाएगी कर मुक्त भूमि, और उस भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। कुछ सामाजिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं, ये लास्ट ही है। अब देखिए इसकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका से पता चलता है। देखिए मेगास्थनीज के इंडिका में हम लोग देखेंगे तो 7 जाति का वर्णन मिलता है। इससे हम लोग को ये प्रमाणित होता है कि उस समय वर्ण आधारित व्यवस्था थी, जाति आधारित व्यवस्था नहीं थी। यानी कि वर्ण आधारित व्यवस्था थी। अगर मान लीजिए जो आप काम कर रहे हैं उसी आधार पर आपकी जाति डिसाइड होगी। जाति नहीं मतलब कि आपको काम मिलेगा। से आप पूजा पाठ करा रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, ठीक है। आप युद्ध में लड़ने जा रहे हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। तो वो वर्ण आधारित थी, ठीक है। ब्राह्मणों को छोड़कर न तो कोई अंतरजातीय विवाह और न ही कोई दूसरों के पेशे को अपना सकते थे। ब्राह्मणों को एक छूट थी कि वो अंतरजातीय विवाह, दूसरे जाति में विवाह कर सकते थे और अपना पेशा छोड़कर कोई दूसरा पेशा भी अपना सकते थे, ठीक है। स्त्रियां जो है वो पुनर्विवाह कर सकती थी या नियोग विवाह भी कर सकती थी। देखिए नियोग विवाह पूछता एग्जाम में क्या है, तो कभी कभी देखिएगा बड़ा भाई मर जाता है तो अपने देवर से शादी करा देता है, तो देवर से विवाह कराने की व्यवस्था को ही नियोग प्रथा कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी। बाद में देखिएगा सती प्रथा वगैरह आता है, उस समय सती प्रथा का जिक्र नहीं है, ठीक है। या देखिएगा स्त्रियों को तलाक करने का भी उसमें छूट दिया हुआ था, और तलाक के लिए एक शब्द था मोक्ष। मोक्ष कि आपको मोक्ष मिल गया, मतलब तलाक। तलाक अगर किसी से आपका पट नहीं रहा है, किसी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, तो आप उसे तलाक ले सकते हैं, यानी कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्त्रियों के लिए उसमें तलाक के लिए मोक्ष शब्द का यूज था। उसमें वैश्यावृत्ति होती थी, तो ये यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। वैश्यावृत्ति के लिए एक अध्यक्ष को चुने थे हम लोग, उसका कमेंट करके बताइएगा कौन था। दास प्रथा भी था उस समय, ठीक है। मेगास्थनीज का इंडिका में 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। अर्थशास्त्र में इसका वर्णन नहीं है लेकिन इंडिका में इसका वर्णन है। सती प्रथा का वर्णन नहीं है, क्यों? क्योंकि उस समय तलाक का व्यवस्था था, पुनर्विवाह का व्यवस्था था। सती प्रथा कहता है कि पति अगर आपका मर गया तो आपको भी आत्मदाह कर लेना है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हम लोग पुनर्विवाह पढ़ रहे हैं, आत्मदाह का कहीं बात नहीं पढ़ रहे हैं। तलाक की व्यवस्था है कि आप अगर पति पसंद नहीं है तो तलाक ले लीजिए, मोक्ष ले लीजिए। तो इसलिए सती प्रथा का व्यवस्था जो है यहाँ पर मौर्य प्रशासन में नहीं मिलता है। और बात करें तो देखिए सती प्रथा का वर्णन एक जगह कहीं पे मिला था, जैसे नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है वहां पर सैनिक लोग जो होता था उसकी पत्नी के लिए ये कहीं कहीं होता था। अगर सैनिक मर गया, युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, तो उसकी पत्नी आत्मदाह करती थी। तो यहाँ कहीं कहीं सती प्रथा का वर्णन मिलता है, पूरी तरह से नहीं मिलता है। हो सकता है ये सती प्रथा का स्टार्टिंग हो। तो ये था हमारा मौर्य प्रशासन। जितनी भी तरह की क्वेश्चंस थी जो बन सकती थी वो मैंने आपको बताया। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बंधु हैं, उसको मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, यही मेरा गुरु दक्षिणा होगा। और बाकी तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे, ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और आपको मैं अपनी शिक्षा जो है, अपना अपना ज्ञान जो है मैं आपको बांटता रहूंगा। चलिए, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।